तो ये 5 काफी फेमस लीडर्स हैं जो बेसिकली 1945 के बाद दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमें किन किन बातों को देखने का मौका मिलेगा। ये क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जिससे वो कैसे भारत को क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत देश बनाकर रखते हैं। कि हमारे सामने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं और उसमें एक बड़ा चैलेंज है कि हमने टाइम टू टाइम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को किस तरीके से इवेल्युएट किया है। इसी के साथ साथ जो वॉर हुई उसके बाद हमने रियलाइज किया, तो जैसे ही अमेरिका पहुंचता है इंडिया पर हमला करने के लिए, अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर चलना है तो हमें दोनों को, जिससे पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बदल कर रख जाएगी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक और बहुत ही जबरदस्त सेशन में। हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 12 के प्यारे बच्चों के साथ और अपनी क्लास 12 के प्यारे साथियों के साथ डिस्कशन करते हुए हमारी ये जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है, इसके अंदर एक और नए चैप्टर को हम लोग यहां पर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, उसी के साथ साथ आपने टाइटल के अंदर भी इस चैप्टर के नाम को देख ही लिया है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आप सभी के साथ पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो हमारी बुक हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही हमारा जबरदस्त हमें ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो भैया इस चैप्टर की पूरी कहानी को और आपकी बुक के अंदर मौजूद हर एक वर्ड को, उसके अंदर मौजूद हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने आज के इस लेक्चर के अंदर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस और इस चैप्टर का आज का ये हमारा वन शॉट होगा और इसके अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर की पूरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे और समझ भी लेंगे। हमारी जो ये चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज के साथ, यानी कि एक फोटो के साथ आपको स्टार्ट होती हुई देखने को मिलती है। और इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसके अंदर हमें 5 बहुत ही फेमस ग्लोबल लीडर्स देखने को मिल रहे हैं जो दुनिया में अपना बहुत अच्छा डोमिनेंस रखा करते थे। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 के बाद की जो हमारी दुनिया है, उसके अंदर 5 बड़े जो लीडर्स हैं, जो ग्लोबल लीडर्स कंसिडर किए जाते हैं, उनको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। कौन कौन है और क्या क्या इनके नाम है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं और उसी के साथ हमारी जो चैप्टर की कहानी होती है वो हमारी बढ़ रही है। तो इसके अंदर हमारे जाने पहचाने पंडित नेहरू आपको देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ हमें घाना से आते हुए देखते हैं दोस्तों कि वहां के जो एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं। हमें इजिप्ट से आते हुए देखते हैं, है ना, गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया से हमें आते हुए देखने को मिलते हैं सुकड़ो। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों हमें यहां पर आता हुए देखने को मिल जाते हैं दोस्तों कि जो यूगोस्लाविया से टीटो, है ना। तो ये 5 काफी फेमस लीडर्स हैं जो बेसिकली 1945 के बाद दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसा बहुत बड़ा एक्शन कर देंगे जिससे पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बदल कर रख जाएगी। चलिए, और ये जो इंसिडेंट लिया गया या फिर ये जो पिक्चर ली गई है, आप देखें दोस्तों कि ये एक तरीके से हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि नेहरू जी यहां पर मौजूद हैं, उसी के साथ साथ नासिर हैं जो इजिप्ट से आते हैं, सुकड़ो हैं जो इंडोनेशिया से आते हैं, टीटो है जो यूगोस्लोवाया से आते हैं, एट अ मीटिंग ऑफ नॉन अलाइड नेशंस। तो यहां पर आपको एक ग्रुप बनता हुआ देखने को मिलता है जिसे हम लोग नॉन अलाइड नेशंस कहते हैं। इसकी एक एस्टेब्लिशमेंट होती हुई दिखती है। अक्टूबर 1960s के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो 5 कंट्रीज के लीडर्स थे ना, ये क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जिसे हम लोग नैम कहते हैं। अब ये नैम है क्या, या फिर ये 5 लीडर्स मिलकर किस ग्रुप को बनाते हैं और ये ग्रुप दुनिया की पॉलिटिक्स को कैसे चेंज करता है, उसी पर ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर और उसकी पूरी की पूरी कहानी हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें किन किन बातों को देखने का मौका मिलेगा, उसको हम लोग यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने डिस्कशन कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इन दिस चैप्टर, हमारे इस चैप्टर के अंदर thus far we have focused in this book on the developments within the country, कि अब तक की जो हमने इसके अंदर चैप्टर्स को पढ़ा है ना, वो सारी की सारी जो हमारे चैप्टर्स की कहानी थी या फिर जितनी भी डेवलपमेंट्स हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रही थी कि इंडिया की पॉलिटिक्स किस तरीके से होती है। हमें आजादी मिलती है तो आजादी के बाद हम लोग किस तरीके से अपनी कंट्री की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनकी हमारी जो कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स थी ना, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। ऑन डोमेस्टिक चैलेंजेस, और देश के अंदर जो हमारे डोमेस्टिक चैलेंजेस थे उन पर हमने बातचीत की। वी नाउ टर्न टू दी एक्सटर्नल चैलेंजेस, अब हम लोग अपने देश के बाहर के जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी तरफ चलना शुरू कर रहे हैं। हियर टू आर लीडर्स फेस दी चैलेंजेस विद इन एन इनोवेटिव रीजंस बाय वे ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि भारत जो है एक कंट्री है और भारत देश के बाहर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिससे हमारा भारत देश कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाता है।
और यहां पर हम लोग यही डिस्कशन करने लग गए हैं दोस्तों कि हमारे जो लीडर्स थे आजादी के बाद और उसके बाद के भी जितने लीडर्स आते हैं वो कैसे भारत को क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत देश बनाकर रखते हैं। और हम यहां पर नॉन अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी नॉन अलाइनमेंट क्या है इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बट दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्व्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्री, और हमारे सामने हम अलग अलग कंट्रीज के साथ अपनी वॉर के या फिर जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना उनके बारे में भी यहां पर डिस्कशन करेंगे। दिस लेड टू 3 वॉर्स इन 1962। चाइना के साथ हमारी वॉर होती है ना 1962 में। 1965 के अंदर पाकिस्तान की वॉर होती है। 1971 में दोबारा से पाकिस्तान से लड़ाई होती है। दीज वॉर्स and the external relations in general were shaped by the and had their impact on the policies of the country। तो एक तरीके से of politics of our country। तो बेसिकली यहां पर हमें देखने को मिला कि इंडिया एक तरीके से आजादी हासिल कर लेता है और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारे सामने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। और उसमें एक बड़ा चैलेंज है कि हमें बाहर से बहुत सारे खतरे आते हुए देखने को मिलते हैं, वॉर के सिचुएशन होते हैं, और इंडिया कैसे इस टाइम पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। In this chapter, we study the story of relationship between the external and internal politics by forcing on कि अगर किसी भी देश के अंदर अगर हम बात करते हैं कि वो जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है कि कोई देश बाहर की कंट्रीज से कैसे रिलेशंस मेंटेन करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरनली आपके यहां पर किस तरीके की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो कैसे किसी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो इंटरनल फैक्टर से और उसी के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई है, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। द इंटरनेशनल कंटेंट दैट शेप द इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, कि जब भारत आजाद हुआ है उस टाइम दुनिया में क्या चल रहा था और दुनिया में जो चीजें हो रही थी वो कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप करती हैं या फिर चेंज करती हैं, वो हम जानेंगे। दी ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, कि उस टाइम पर कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स हो जाते हैं जो भारत को एक तरीके से एक अलग स्टैंड लेने के लिए मजबूर करते हैं, वो हम देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना, भारत के चाइना से रिलेशंस कैसे रहे, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये फड्डे हुए हैं यानी कि जो वॉर्स हुई हैं, चाहे 1947-48 वाली हमारी वॉर हो जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, या फिर 1965 वाली वॉर हो, या फिर 1971 वाली वॉर हो, इन सारी की सारी वॉर्स के रीजंस क्या थे और इन वॉर से आखिर इंडिया को क्या हासिल हुआ या फिर इंडिया ने इन सारे वॉर से क्या क्या चीजें सीखी। और उसी के साथ साथ हम लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा प्यारा भारत है वो अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, और हमने टाइम टू टाइम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को किस तरीके से इवैल्यूएट किया है या फिर उसका एक्सपेंशन किया है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक की जो हमारी बातें हैं और यहां तक के जो हमारे पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के अंदर हमें देखने हैं उनको हम लोग एक एक कर समझ चुके हैं। अब यहां से हमारी कहानी हम लोग बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने आज के पॉइंट को आगे फर्दर बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे सामने आता हुआ देखने को मिलता है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि एक तरीके से इंडिया को आजादी मिल रही है, और कब मिल रही है, 1945 के बाद या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिल रही है। और उस टाइम की दुनिया का क्या माहौल है यहां पर हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। India was born as an independent nation state in a very trying and challenging international context। तो हमने यहां पर देखा दोस्तों कि भारत जो था, जिस टाइम पर हमें आजादी मिली है ना, उस टाइम पर दुनिया भर के जो अलग अलग देश थे या फिर जो पूरी दुनिया का माहौल था वो बहुत ज्यादा टेंस था, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग लेवल के चैलेंजेस हमें चलते हुए देखने को मिल रहे थे। The world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction। तो दुनिया ने, भारत की आजादी हुई है 1947 में, और 1947 से लगभग 2 साल पहले ही, कब भैया, 1945 में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव वॉर हुआ है जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे लोग मर गए हैं, दुनिया भर की बहुत सारी इकोनॉमीज तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, और दुनिया 1945 के बाद रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, या फिर धीरे धीरे अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप कर रहे हैं या फिर सही तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। Yet another attempt to establish an international body was underway। और उसी टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलता है कि दुनिया में ना कोशिश की जा रही है किसको बनाने की, यूनाइटेड नेशंस को बनाने की। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यूएन की एस्टेब्लिशमेंट होती है, हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। और उसी मीनवाइल दुनिया भर के अलग अलग देश अपनी कंट्रीज की जो इकोनॉमी थे उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत उसी टाइम के एक ड्यूरेशन में वर्ल्ड मैप पर एक कंट्री के तरीके से रिकॉग्निशन हासिल करता है। Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism। तो हमने देखा भैया कि एक तरीके से जो कोलोनियलिज्म था, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों कि एक कंट्री जो दूसरी कंट्री को गुलाम बनाया करती थी,
उसको खत्म हम लोग होते हुए देखते हैं। बहुत सारी नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री आती हैं, कुछ कंट्रीज एशिया से आती हैं, कुछ कंट्रीज लैटिन अमेरिका से आजादी हासिल करती हैं, कुछ कंट्रीज अफ्रीका की हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से आजादी हासिल करती हैं, है ना। तो गुलामी खत्म हो रही है और उसी के साथ साथ वर्ल्ड के मैप पर बहुत सारे नए नए देश हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। And most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. उसी के साथ साथ दोस्तों कि जितने भी देश थे वो लार्जली इन दो चैलेंजेस पर फोकस कर रहे थे। जितने भी नए नए देश थे, खुद भारत के अंदर भी हम इसी बात पर फोकस कर रहे थे कि क्या कि एक तरीके से हम अपने देश के अंदर अगर गवर्नमेंट बनाएं या फिर जो हम अपना सिस्टम बनाएं उसमें हम वेलफेयर करें। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? समाज का कल्याण करना या फिर समाज के अंदर मौजूद हर एक इंसान को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास करना, एंड डेमोक्रेसी को भी स्टैब्लिश करना कि हम लोग डेमोक्रेटिक अप्रोच को भी लेके चलें। फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दीज कंसर्न्स इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस के जैसे ही हमें आजादी मिल चुकी है, भारत के जो हमारे लीडर्स हैं वो इस बात पर पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हम अपने भारत की जो पॉलिसीज को बनाएं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि भारत एक ऐसा देश बने जिसके अंदर सोशल वेलफेयर किया जाए, सबका साथ सबका विकास किया जाए, और भारत के अंदर हम लोग क्या देखें दोस्तों कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक अप्रोच को लेकर चलें। Apart from these factors, at the global level, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। कि भैया एक तरीके से हमने देखा कि इंटरनली हमें ये देखने को मिल रहा था दोस्तों कि हमें अपने यहां पर डेवलपमेंट करनी थी, सोशल वेलफेयर वाली गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी थी और डेमोक्रेसी लेकर आनी थी। उसी के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर भी इंडिया के लिए कुछ कंसर्न्स थे या फिर कुछ इश्यूज थे या फिर कुछ परेशानियां हमें देखने को मिल रही थी। क्या? The British government left behind the legacy of many international disputes। कि जब इंटरनेशनली अगर हम देखें कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को आजादी दी है, अंग्रेज जब भारत को आजाद कर कर गए हैं ना, तो उन्होंने बहुत सारे जो मैटर्स थे ना उनको सही तरीके से डिस्कस नहीं किया था। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को जानबूझकर ही खड़ा किया था। भारत को आजादी तो मिल गई है, लेकिन यह देखा जाता है दोस्तों कि इंटरनेशनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स खड़ा करके गए हैं भारत के लिए। पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर। और जब हमारे आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारा जो एक तरीके से क्या है, हमारे भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना तो उसका एक अलग प्रेशर हुआ, हमें अपने रिसोर्सेस उनके साथ शेयर करने पड़ गए, हमारे बहुत सारी जमीन वहां चली गई, हमारा बहुत सारा नुकसान होता हुआ देखने को मिला। एंड टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। एक तरीके से हमें देखा दोस्तों कि एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि भारत में उस टाइम पर 85% के करीब जो लोग थे वो गरीबी में फंसे हुए थे, और ये जरूरत थी कि भैया हमें अपने देश से कम इन गरीबों को क्या करना है, पॉवर्टी से बाहर निकालना है, अपने लोगों को पुअर लाइफस्टाइल से बाहर निकालना है, गरीबी को खत्म करना है। वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। और एक तरीके से लोग इस बात की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे कि भारत के अंदर हम लोग गरीबी को हटाएं। This was the overall context in which India started participating in the world affairs। और जब भारत आजाद हुआ है, भारत की कहानी कुछ ऐसी है कि भारत एक गरीब देश है, भारत के अंदर सोशल वेलफेयर का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, भारत में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं दोस्तों कि उसी टाइम पर भारत क्या करता है दोस्तों कि अपने आप को दुनिया के सामने एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर क्या कर रहा है दोस्तों, स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एज अ नेशन बॉर्न इन दी बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर। कि भैया भारत जो हमें आजाद होता हुआ देखने को मिलता है वो वर्ल्ड वॉर के एकदम खत्म होने के बाद ही होता हुआ दिखता है। कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 45 में और 47 के अंदर 1947 के अंदर वर्ल्ड के मैप पर भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर आता हुआ देखने को मिला। इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस का मतलब क्या है कि दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस हैं, with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace। तो भारत को आजादी मिली, और भारत को आजादी मिलने के बाद ना भारत ने इस बात पर पूरा पूरा यकीन किया और हमारे लीडर्स ने भी इस बात पर पूरी पूरी अग्रीमेंट दिया कि भैया भारत क्या करेगा, एक सॉवरेंट कंट्री बनेगा। सॉवरेंट कंट्री का मतलब क्या है? ये देश हमारा है, इस देश के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, इस देश के ऊपर हमारी गवर्नेंस होगी, इस देश के ऊपर हमारा क्या होगा, एक तरीके से राज होगा, और इसे ही सॉवरेंट नेचर कहा जाता है। तो इंडिया इस बात पर अग्री करता था कि हम अपना सॉवरेंट नेचर क्रिएट करेंगे, और उसी के साथ साथ दूसरी कंट्रीज जो है ना, हम उनकी भी जो सॉवरेनिटी है या फिर जो उनका जो सॉवरेंट नेचर है उसको रखेंगे, और उनको क्या कहेंगे दोस्तों कि एक तरीके से हम उनको सिक्योरिटी देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उनको रिस्पेक्ट देंगे। कि अगर आप किसी भी कंट्री को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनसे हेल्दी रिलेशंस बनाना चाहते हैं, आप उनको इज्जत दीजिए। भारत ने बोला कि हम उनको रिस्पेक्ट देंगे और उनके इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। वो जैसे कोई कंट्री है अपने देश को चलाना चाहे चलाए, हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे मामलों में इंटरवीन करे और हम उनके मामलों में इंटरवीन करें। ये बात इंडिया ने बोली, और इसी के जरिए इंडिया बोलता है कि भैया हम लोग सिक्योरिटी को क्रिएट कर सकते हैं, सबको सुरक्षित रख सकते हैं और दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन कर सकते हैं। देखो लड़ाइयां होती इस बात पर है, अगर आप किसी के इंटरनल मैटर के अंदर इंटरवीन करते हैं। अब कोई देश
कैसे अपने आप को चला रहा है, चलाने दिया जाए। भारत कैसे अपने आप को चला रहा है, चलाने दिया जाए। अगर आप किसी के इंटरनल मैटर में इंटरवीन करेंगे ना, तभी परेशानियां होती हैं और इसी से वॉर एस्केलेट हो जाती है। इंडिया ने बोला कि भैया हम ये नहीं करेंगे। The aim finds an echo in डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भारत की अगर हम बात करें दोस्तों कि जो भारत का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है ना, वहां पर भी हमें कुछ ऐसी ही बातें देखने को मिलती है। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्या है, इसको हम लोग यहां पर देखना शुरू करते हैं। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उसके अंदर हमने अपने डीपीएसपी को रखा। डीपीएसपी का मतलब क्या है, क्लास 11th में आप पढ़कर आए हैं कि एक तरीके से गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम यहां पर देखते हैं। और हमने देखा दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51 क्या करता है दोस्तों कि एक तरीके से दी आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कि खुद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक बात पर अग्री करता है कि भैया हमें दुनिया के अंदर इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना है और भारत पूरी दुनिया में ऐसे रिलेशंस बनाएगा जो हेल्दी होंगे और पीसफुल होंगे। हमें क्या देखने को मिलता है, द स्टेट शेल एंडेवर, कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो हमारी स्टेट होगी या फिर जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो इन कामों को करेगी। सर क्या क्या, कि हम इंटरनेशनल पीस को क्या करेंगे दोस्तों के स्टैब्लिश करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति बनाकर रखेंगे। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, के एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली तरीके से रहेंगे, एक दूसरी कंट्रीज के साथ क्या करेंगे दोस्तों के हेल्दी रिलेशंस मेंटेन किए जाएंगे, रिस्पेक्ट के जरिए सब चीजें क्रिएट की जाएंगी। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, कि दुनिया के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वो रूल्स बनाएंगी, उनको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक तरीके से अपने यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। यूएन के कुछ रूल्स आते हैं या फिर किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और रूल्स आते हैं, इंडिया उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेगा, ये हमने बात देखी। और उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि अगर हमारे पास कुछ डिस्प्यूट हो जाता है ना, तो उस डिस्प्यूट को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग सेटलमेंट्स यानी कि डिस्कशन करेंगे, डायलॉग कर चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो खुद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा डीपीएसपी आप देखते हैं दोस्तों, वो इस बात पर पूरी बात करता है कि हमें इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, हमें दिखता है दोस्तों कि जस्ट एज बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, कि भैया अगर आप देखें कि अब अगर आप किसी देश के अंदर रहते हैं या फिर आप अपने आप को देखें कि आप एक इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान बन पाए हैं क्योंकि आपको अपनी फैमिली के अंदर अच्छे क्या मिले हैं दोस्तों के एक तरीके से आदर्श मिले हैं, आपकी अच्छी परवरिश हुई है। और जिस माहौल के अंदर आपके दोस्त हैं, जैसे आपकी सराउंडिंग्स है, अगर आपके अच्छे दोस्त होंगे तो आपका एक अच्छा कैरेक्टर बाहर आता हुआ दिखेगा। अगर आपको अच्छी परवरिश घर पर मिली है और उसी के साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी अगर आपको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पुश कर रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आता है। कुछ ऐसी ही कहानी एक इंसान की होती है एज एन इंडिविजुअल, और कुछ ऐसी ही कहानी हर एक देश की होती है कि आप कैसे देश बनेंगे, क्या आप एक मजबूत देश बनेंगे या फिर आप एक कमजोर देश बनेंगे। ये इस बात पर मैटर करता है कि इंटरनली आपके देश में क्या हो रहा है और एक्सटर्नली आपके आसपास क्या हो रहा है। कि अगर आपके आसपास टेंशनें हैं, अगर आपके पास लड़ाइयां हो रही हैं, तो आपकी कंट्री के अंदर जो पॉलिसीज होंगी ना, वो आपको ध्यान से बनाकर चलनी पड़ती हैं। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस दी फॉरेन पॉलिसी, कि अगर कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है कि अगर आप दूसरे देशों से रिश्ता बनाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं, और खुद आपके देश के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी पॉलिसीज बनती हैं। The developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system, कि भैया जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज आपको आती हुई दिखती हैं, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या है, जिसे हम लोग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, बोले तो गरीब कंट्रीज। अब कोई गरीब कंट्री है, वो गरीब इसीलिए है क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि इनके जो इश्यूज है ना, वो बने ही रहते हैं और वो अपने इश्यूज को कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं करा सकते इंटरनेशनल सिस्टम में। सो दे प्रेशर मोर मॉडेस्ट गोल्स देन द एडवांस्ड स्टेट्स। और यहां देखते हैं दोस्तों कि यहां पर जितनी भी हमारी ये डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, ये एक तरीके से मॉडेस्ट गोल की तरफ चलना शुरू करती हैं। दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर नेबर्स। और जितनी भी हमारी कंट्रीज होंगी दोस्तों, ये क्या करेंगी, ये आसपास चाहिए कि भैया पीस मेंटेन रहे, चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट रहें। Moreover, their economic and security dependence on the more powerful state occasionally influence their foreign policy। और जितनी भी हमारी कमजोर कंट्री हैं, ये कमजोर है अपनी सेफ्टी को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया में, ये पावरफुल कंट्रीज के साथ अपने आप को जोड़ना पसंद करती हैं। In the period immediately after the Second World War,
मैनी डेवलपिंग नेशंस चूज टू सपोर्ट फॉरेन पॉलिसी, है ना। तो क्या हुआ दोस्तों कि अगर हम 1945 के बाद की दुनिया को देखें, 1945 के बाद की जो हमारी दुनिया हमें देखने को मिल रही है, इसमें जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जो एक बार नई नई कंट्रीज हैं, जो न्यू न्यू कंट्रीज आ रही हैं, ये नए नए देश क्या करते हैं दोस्तों कि ये एक तरीके से दुनिया में दो सुपर पावरफुल कंट्रीज हैं, एक तो अमेरिका है या फिर आपको देखने को मिलता है उस टाइम पर सोवियत यूनियन है। जितनी भी नई कंट्रीज हैं, या तो ये अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो रहे हैं या फिर ये सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भैया अगर ये दुनिया में सेफ रहना चाहते हैं, अगर ये अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो किसी एक ग्रुप के अंदर ये अपने आप को शामिल हो जाए, है ना। मेनी डेवलपिंग नेशंस चूज टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंस फॉर द पावरफुल कंट्रीज हु वर गिवन देम एड और क्रेडिट्स। कि भैया अगर आप देखें कि आपके पास दो ऑप्शन है, कौन से दो ऑप्शन है कि 1945 के बाद जितनी भी कंट्रीज हमें वर्ल्ड के मैप पर आती हुई देखने को मिल रही हैं, उनके सामने दो ऑप्शन है, या तो अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो जाओ या फिर सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में शामिल हो जाओ। सर अगर कोई भी कंट्री इन दोनों ग्रुप्स में से शामिल होती है किसी भी एक ग्रुप में, तो उसका क्या फायदा है भैया, ये कंट्रीज क्या करेंगी, आपको एड देंगी, बोले तो पैसा मिलेगा। अगर आप किसी भी एक ग्रुप के अंदर शामिल हो जाए तो वो ग्रुप आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा और फिर आप पर दूसरा कोई कंट्री क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। तो 1945 के बाद जितने भी नए नए देश आजाद हुए थे, लार्जली वो किसी ना किसी एक ग्रुप के अंदर शामिल हो रहे हैं, या तो वो अमेरिका वाले ग्रुप में जा रहे हैं या फिर वो सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में जा रहे हैं। और एक तरीके से कोई भी कंट्री अगर किसी भी एक ग्रुप के अंदर जाती है तो उनको वहां पर पैसा वैसा मिल रहा है, एड मिल रहा है। दिस रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स। और इसी वजह से हमें देखने को मिला दोस्तों कि 1945 के बाद जितने भी नए नए देश आए, उनमें से कुछ देश अमेरिका वाले ग्रुप में चले गए और कुछ देश सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में चले गए। और जो दुनिया थी ना, वो लार्जली हमें दो बड़े ग्रुप्स में या फिर दो बड़े कैंप्स के अंदर बढ़ती हुई देखने को मिलती है। वन मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन के एक जो ग्रुप था वो अमेरिका वाले ग्रुप में था, जिसे हम लोग वेस्टर्न अलायंस यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा ग्रुप हमें देखने को मिलता है, जो दूसरे ग्रुप जो थे वो कौन सा था भैया, वो था हमारा सोवियत यूनियन वाला। देयर वॉज ऑल्सो द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और उसी टाइम ड्यूरेशन में कि दुनिया के सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो अमेरिका वाली कंट्रीज में शामिल हो जाए कंट्रीज, या फिर सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में शामिल हो जाए कंट्रीज, जो नए नए देश थे। लेकिन इसी टाइम ड्यूरेशन में एक तीसरा भी एक आपको एक्सपेरिमेंट आता हुआ दिखता है, और जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या फिर जिसे हम लोग नैम के नाम से जानते हैं, इन विच इंडिया हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। और इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू और इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। However, the end of Cold War changed the content। कि भैया जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यानी कि जब 1991 के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, हमें देखने को मिला कि जब 1991 के अंदर सोवियत यूनियन खत्म हो गया ना, तो जो हमारा ये नॉन अलाइनमेंट था, है ना, नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या था, एक तरीके से कि जो नई कंट्रीज हैं वो किसी भी एक ग्रुप में शामिल नहीं होंगी, ना तो आप अमेरिका वाले ग्रुप में जाएंगे और ना ही आप सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में जाएंगे। नॉन अलाइव मूवमेंट का यानी कि जो ये नैम के ग्रुप की कंट्रीज थी, ये बोलती थी कि भैया हम दोनों ग्रुप से दूरी बनाकर रखेंगे, ये एक तीसरा ग्रुप बनने की यहां पर बात हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात थी। उस टाइम के जितने भी गरीब देश थे, जिसमें इंडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, आपको दिखता है इजिप्ट हुआ, घाना हुआ, युगोस्लाविया हुआ, जिनके लीडर्स के हमने फोटोज देखे थे स्टार्टिंग में, ये 5 कंट्रीज लार्जली ये बात कर रही हैं कि भैया हम जो गरीब कंट्रीज हैं इकट्ठे होकर एक तीसरा फ्रंट बना रही हैं, एक तीसरा ग्रुप बना रही है, और हम किसी भी एक ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, ना तो अमेरिका के साथ हैं ना ही सोवियत यूनियन के। लेकिन ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो था चेंज हो जाता है जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है ना, और कोल्ड वॉर खत्म होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है दोस्तों, है ना, द कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंटायरली। और उसी के बाद 1991 की जो बात की दुनिया थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की दुनिया से कंप्लीटली चेंज हो जाती है, और यहां पर जो नैम था ना, उसका भी जो रिलेवेंस था वो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। बट व्हेन इंडिया अचीव्ड इट्स फ्रीडम एंड स्टार्टेड फ्रेमिंग, कि जब भारत को आजादी मिली और भारत ने क्या किया दोस्तों कि एक तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करना शुरू किया। The Cold War just beginning and the world was getting divided into these two camps. Did India belong to any of these camps? क्या इंडिया इनमें से किसी भी एक ग्रुप के अंदर शामिल होता है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ 50s एंड 60s? क्या 1960s में या फिर 1970s का जो हमारा टाइम है, क्या इंडिया इनमें से किसी भी एक ग्रुप में शामिल होगा, अमेरिका वाले ग्रुप में या फिर आपको दिखता है कि सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में? ये क्वेश्चन आता है, ऐसा इंडिया नहीं करता है ना। और वॉज इट सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग द फॉरेन पॉलिसी? और क्या भारत क्या है दोस्तों कि एक तरीके से इनमें से किसी भी ग्रुप के अंदर शामिल नहीं था? देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कंट्री अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो रही है या फिर कोई कंट्री सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में शामिल हो रही है, तो ये कंट्रीज क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा, आपको एक तरीके से एड देगा या फिर आपको मनी देगा, यानी कि पैसा देगा, और उसके बदले फिर अमेरिका चाहेगा कि आप अपनी कंट्री के, मान लीजिए कि भारत अगर अमेरिका वाले ग्रुप में चला जाएगा
और अमेरिका भारत को अगर पैसे देगा तो फिर अमेरिका चाहेगा कि भारत के अंदर जो वहां के रिसोर्सेस हैं, भारत अमेरिका के हिसाब से उन रिसोर्सेस को यूज करे, अमेरिका को पैसा देना शुरू, अमेरिका को रिसोर्सेस शेयर करने शुरू करें, अमेरिका को रॉ मटेरियल दे, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो भारत के कंट्रोल में नहीं बल्कि अमेरिका के कंट्रोल में होगी। और अगर आप सोवियत यूनियन के ग्रुप में चले गए तब भी ऐसा ही होगा कि अगर आप किसी भी एक ग्रुप के अंदर चले जाएंगे ना, तो फिर आपका जो सॉवरेंट नेचर है, आपका जो कंट्रोल है ना, वो आपके देश में नहीं रहेगा। आप अपनी सोवेरेनिटी को खो देंगे, आप अपने सॉवरेंट नेचर को खो देंगे। यही बात हमने देखी। तो क्या भारत अपने सॉवरेंट नेचर को बनाए रखता है या फिर इनमें से किसी एक ग्रुप के अंदर शामिल हो जाता है? इस पॉइंट को हम लोग यहां पर देखते हैं। बढ़ते हैं आगे और अपनी आगे की जो कहानी आ रही है उसको हम लोग एक एक कर अब आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। यहां पर हमारे सामने जो पॉइंट आ रहा है बेटा, इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और अपने इस पॉइंट की सारी जो कहानी होगी इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझना शुरू करेंगे। क्या हमारे सामने जो पॉइंट आ रहा है इसे अगर आप लोग ध्यान से देखें, क्या है? द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। कि यहां पर हम लोग एक पॉलिसी को आते हुए देख रहे हैं जिसे हम लोग नॉन अलाइनमेंट के नाम से जान रहे हैं। अब ये क्या है और ये किस तरीके से आती है और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हुए देखते हैं वो हम देखते हैं। द इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि जब भारत की आजादी की लड़ाई होती है, वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, कि भारत की आजादी अकेली नहीं हुई थी दुनिया में। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल, कि भारत की आजादी दुनिया के स्ट्रगल के साथ दिख रही थी। और खुद भारत आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे देश थे जो कॉलोनी बने हुए थे, यानी कि जिनको गुलाम बनाया गया था, या फिर जिनको इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप साम्राज्यवाद करते हैं, यानी कि अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक कर रही है और उसको एक्वायर करती है या फिर उसको अपने अंडर कर लेती है, तो इसे साम्राज्यवाद या फिर इंपीरियलिज्म कहा जाता है। और ब्रिटिशर्स क्या थे? इंपीरियलिज्म पर यकीन करते थे कि उनको अपनी टेरिटरी को बनाना था। तो इंडिया जब आजाद हुआ है, सिर्फ इंडिया ने ही अंग्रेजों से या फिर यूरोपियन कंट्रीज से आजादी हासिल करने की डिमांड नहीं करी है। दुनिया भर के बहुत सारे देश, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हमें देखने को मिलता है दोस्तों, कि एशिया की बहुत सारी कंट्रीज जैसे श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इंडिया हुआ, है ना, ऐसी लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो भी क्या कर रही हैं? आजादी की कोशिश कर रही हैं। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, है ना। और एक तरीके से हमें देखा दोस्तों कि भारत की जो आजादी की लड़ाई है वो साथ साथ चल रही है, जहां पर दूसरे देशों में चाहे एशियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। Prior to India's independence, there were contacts between the nationalist leader of India and those of other colonies। कि एक तरीके से जब भारत को आजादी नहीं मिली थी तो भारत तो गुलाम था ही, उसी के साथ साथ जो और गुलाम वाले देश थे, जो और हमारी अदर कॉलोनीज थी ना, वहां के जो लीडर्स थे उनमें आपस में बात हुआ करती थी। यूनाइटेड एज देवर इन देयर कॉमन स्ट्रगल, क्योंकि एक तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज भी गुलाम है, भारत भी गुलाम है ना, और हमारे पे रूल करने वाले आदमी लोग सही एक ही हैं कि कॉमन है ना, ब्रिटिशर्स हैं ज्यादातर। तो एक तरीके से हमारा जो स्ट्रगल था और जो दूसरी कॉलोनीज थी उनका स्ट्रगल सेम था। तो एक तरीके से जो हमारे लीडर्स थे और जो दूसरी कॉलोनीज के लीडर्स थे वो आपस में डायलॉग्स किया करते थे और अपने क्या करते थे दोस्तों के साथ में मिलकर किसी ना किसी तरीके से बड़े एक्शन को चलाने की बात किया करते थे। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, INA जिसे हम लोग बोलते हैं, बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज अ क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंकिंग स्टैब्लिशमेंट बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज। तो अगर आप देखें दोस्तों की आजादी से काफी टाइम पहले, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इंडियन नेशनल आर्मी की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी, एक आर्मी बनाई थी सुभाष बाबू ने। और आप देखते हैं दोस्तों कि ये आर्मी ब्रिटिशर्स से लड़ती है, इसके अंदर इंडियंस नहीं थे। बेसिकली क्या था दोस्तों कि बहुत सारी वो कंट्रीज जिन पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था या फिर जो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से एनिमी थे, जैसे जर्मनी हुआ या फिर आपको जापान देखने को मिलता है, इन कंट्रीज की मदद से क्या किया गया था दोस्तों कि एक आर्मी क्रिएट की गई थी, जो ये बताती है दोस्तों कि उस टाइम पर क्या किया गया था कि हमने ना इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज के साथ क्या किया था दोस्तों कि वहां पर जो लोग थे उनसे आइडियाज लिए, उनसे रिसोर्सेस लिए और अपनी एक अलग आर्मी बनाई। और हमने क्या किया दोस्तों कि अपनी इस फोर्स को क्रिएट किया ताकि हमें आजादी मिल सके, है ना। ये पॉइंट हमने यहां पर देखा। The foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic and internal factors. Therefore, the noble ideas that inspired India's struggle for freedom influence the making of its foreign policy। तो एक तरीके से जब भारत को आजादी मिल रही है और भारत को आजादी जब हमारी मिल जाती है ना, तो उसके बाद इस तरीके से ही थॉट हमें आता हुआ देखने को मिलता है कि भारत की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी ना, उसे हम लोग इंडिपेंडेंट रखेंगे, हम किसी और कंट्री के अंडर में रहकर अपनी पॉलिसीज को नहीं चलाएंगे। और किसी भी कंट्री की, जैसे अगर हम भारत की बात करें, जापान की बात करें, वहां की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस बात पर डिपेंड हो रही है कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है और आपकी कंट्री के अंदर किस तरीके के सिस्टम या फिर गवर्नमेंट चल रही है ना। बट इंडियाज अटेंड ऑफ इंडिपेंडेंस coincided with the beginning of the Cold War era,
अ पीरियड विच वाज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो भारत को जब आजाद हुई है, भारत को जब आजादी मिल रही है, उस टाइम पर ही जो कोल्ड वॉर है ना, वो आपको स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? कोल्ड वॉर का मतलब है कि दुनिया में एक अमेरिका है जो सुपर पावरफुल कंट्री है, और दूसरा सोवियत यूनियन है, और एक दूसरे से अपने आप को पावरफुल बता रहे हैं। तो इंडिया जब आजाद हुआ है तो दुनिया का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है काफी डिफरेंट हो चुका है। 1945 से पहले, इंडिया की आजादी से पहले ज्यादातर कंट्रीज गुलाम थी। 45 के बाद कंट्रीज आजाद हो गई हैं, दुनिया के अंदर दो पावरफुल कंट्रीज आ गई हैं। अब ये एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए क्या कर रही हैं? अपनी इकोनॉमी पर, अपनी मिलिट्री को आगे बढ़ाने की बात करती हैं एट अ ग्लोबल लेवल बिटवीन दी टू ब्लॉक्स। और दुनिया में अब दो ब्लॉक्स या फिर दो ग्रुप्स बन चुके हैं जो दो बड़ी सुपर पावरफुल कंट्रीज कहला रही है। एक है अमेरिका और दूसरे को हम लोग सोवियत यूनियन कह रहे हैं। The same period also witnessed the developments like the establishment of UN, और उसी टाइम पर हम लोग UN को बनते हुए देखते हैं। The creation of nuclear weapons, उसी टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स आते हुए देखते हैं। And the emergence of communist, है ना, उसी के साथ साथ हमें क्या देखते हैं दोस्तों कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं, या फिर जो हमारा जो कम्युनिस्ट चाइना है 1949 में, उसी टाइम पीरियड में हमें आता हुआ दिखता है। एंड द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, और उसी टाइम पर बहुत सारे जो देश हैं उनको डीकोलोनाइज किया जा रहा है, यानी कि उनको इंडिपेंडेंस हासिल होती हुई हमें देखने को मिल रही है। सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू, जो भारत के लीडर्स थे उनको कुछ इस तरीके से चलना था, दैट इंडियाज इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल, कि दुनिया के अंदर ना इंडिया क्या हो दोस्तों कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज ना करे। ऐसा ना हो कि हम अमेरिका के ग्रुप में चले जाएं तो अब डिसीजन अमेरिका लेगा हमारे दुनिया भर में, या फिर अगर हम सोवियत यूनियन के ग्रुप में चले गए तो हमारा जो सॉवरेन कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। एक तरीके से ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या इंडिया कॉम्प्रोमाइज करेगा, या फिर एक तरीके से क्या करेगा दोस्तों कि ना तो अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल होगा और ना ही सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में शामिल होगा। इस पॉइंट को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अब इसी के साथ साथ हम बढ़ना शुरू करते हैं आगे, और यहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भैया? अब हम लोग यहां पर आप सभी के साथ बात करते हैं अपने एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर के बारे में, जिन्होंने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसको आगे बढ़ाने में और भारत की फॉरेन पॉलिसी को अच्छे तरीके से फ्लरिश कराने में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया है, और उनके इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और पंडित नेहरू से रिलेटेड जो हमारा ये टॉपिक आ रहा है, इसकी कहानी को हम लोग एक एक कर अब आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि भैया नेहरूज रोल, यानी कि पंडित नेहरू का रोल यहां पर हम लोग देखेंगे, और पंडित नेहरू का जो ये रोल आने लग गया है इसकी कहानी को हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा, कि भारत की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होने लग गई है इसके अंदर हमें पंडित नेहरू का एक बहुत ही क्रूशियल यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता हुआ देखने को मिलता है। ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, तो वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और अपने टेन्योर के अंदर और अपने एक तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके पास एक और डिपार्टमेंट आता है जिसे हम लोग फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं, तो फॉरेन मिनिस्ट्री को भी वो संभाल रहे हैं। थस both as a prime minister and foreign minister he exercised profound influence in formulation and implementation of India। तो 1946 से अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों 1964 तक पंडित नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर, और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं, और वो दोनों डिपार्टमेंट के अंदर बहुत तेजी के साथ हमें काम करते हुए दिखते हैं। अब यहां पर आपको लिखा दिख रहा है 1946 से वो कैसे भारत के पीएम बन गए। देखो 1947 में भारत को इंडिपेंडेंस मिलती है, और इंडिपेंडेंस से पहले ही भारत के अंदर हमें इंतरिम गवर्नमेंट बनती हुई दिखती है। ये जो इंतरिम गवर्नमेंट थी ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनाई गई थी, और उस इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर भी जो पीएम अपॉइंट किए गए थे वो पंडित नेहरू ही थे, और इसीलिए 1946 से लेकर 1964 तक टिल हिज डेथ पंडित नेहरू भारत के पीएम और उसी के साथ साथ जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसको संभाल रहे थे। The three major objectives of Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty। तो पंडित नेहरू का ये बोलना था कि भैया हमने बहुत मेहनत के साथ अपना जो ये सॉवरेंट नेचर है या फिर जो अपनी फ्रीडम है इसे हासिल किया है, और हम किसी भी तरीके से क्या नहीं करेंगे, अपनी जो ये सॉवरेंट अप्रोच है ना इसको बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। तो हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें किसी भी एक ग्रुप के अंदर अपने आप को शामिल नहीं करना है। उसी के साथ साथ हमारी जो टेरिटरी है उसको हमें संभाल के रखना है। ऐसा ना हो कि जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था तो आने वाले टाइम पर भारत के और टुकड़े हो जाएं। हमें अपनी टेरिटरीज को भी संभाल कर रखना है, हमें अपने भारत के सारे इलाकों को भी जोड़े रखना है। और उसी के साथ साथ टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भैया अगर आप ध्यान से देखें, या फिर टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कोई भी कंट्री जो हो
अगर वो गरीब होगी तो उसकी सोसाइटी के अंदर किसी तरीके से कोई इज्जत नहीं होगी, उनके पास पावर नहीं होगी। इफ यू बिकम रिच, अगर आप अमीर बनते हैं तो सोसाइटी में आपकी बात की वैल्यू की जाती है। और पंडित नेहरू भी इसी बात पर आप देखते हैं कि अग्री होते हैं कि हमें भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर लेके जाना होगा, हमें अपने सॉवरेंट नेचर यानी कि अपनी फ्रीडम को मेंटेन करके रखना होगा, और उसी के साथ साथ जो हमारी टेरिटरीज हमने संभाल कर रखी हुई है उनको हमें प्रोटेक्ट करते जाना है। और इन्हीं तीन ऑब्जेक्टिव्स के जरिए वो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बढ़ाते हुए आगे दिखते हैं। अब इसी टाइम के साथ हमें देखने को मिलता है नेहरू विश्ड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, के जो तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स पंडित नेहरू के थे थ्रू दी स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और पंडित नेहरू के लिए क्या करते हैं, नॉन अलाइनमेंट पर चलने की बात करते हैं। देयर वर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द बोथ ब्लॉक। तो भारत के अंदर पंडित नेहरू का तो ये मानना था कि भैया ना तो भारत सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में शामिल हो और ना ही भारत अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो, और दोनों ग्रुप से हम लोग इक्वल डिस्टेंस बना के रखें। और एक तीसरा फ्रंट जिसे हम लोग नॉन अलाइन कह रहे हैं, है ना, कि हम किसी भी एक ग्रुप के अंदर शामिल नहीं होंगे, एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे या फिर एक तीसरा ग्रुप बनाएंगे। इस पर पंडित नेहरू की सोच थी। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि भारत के अंदर ना कुछ हमारे ऐसे लीडर्स रहे थे जिनका मानना था कि भैया हमें किसी ना किसी एक ब्लॉक के अंदर या फिर किसी ना किसी एक ग्रुप के अंदर तो शामिल हो जाना ही चाहिए। और यहां पर प्रिडोमिनेंटली हम लोग बात करते हैं यूएस के बारे में। क्या है दोस्तों, हमारे बहुत सारे लीडर्स थे, उनका मानना था कि हमें ना अमेरिका के साथ जाना चाहिए बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी, क्योंकि अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। इसलिए भारत के बहुत सारे जो लीडर्स थे उनका मानना था कि भारत को अमेरिका वाले ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए भारत को अमेरिका का सपोर्ट करना चाहिए और हमें अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल होना चाहिए। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारे कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स आते हैं जैसे डॉक्टर अंबेडकर, और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, हमें देखने को मिलता है एक तरीके से कि जो हमारी भारतीय जनसंघ था, क्या है बेटा, कि एक तरीके से जो हमारा भारतीय जनसंघ था वो भी, और उसी के साथ साथ स्वतंत्र पार्टी, ये भी वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कहीं ना कहीं ये फोकस कर रहे थे कि भारत को प्रो यूएस होना चाहिए, यानी कि हमारी जो पॉलिसीज हो उसके अंदर हमें अमेरिका के ग्रुप का ध्यान रखना चाहिए और अमेरिका के हिसाब से अपनी चीजों को लेकर चलना चाहिए। बट अगर हम बात देखें, बट नेहरू प्रोसेस कंसिडरेबल लीवे एंड फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी। तो पंडित नेहरू ने एक तरीके से क्या किया, इनमें से किसी की भी जो आप देखते हैं दोस्तों कि जो अप्रोच थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और ना तो उन्होंने अमेरिका वाले ग्रुप के अंदर भारत को शामिल किया और ना ही उन्होंने सोवियत यूनियन वाले ग्रुप के अंदर भारत को शामिल किया। दोनों ग्रुप से भारत को दूर रखा। और हम यहां पर देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। तो भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा प्यारा भारत है वो दोनों के दोनों ग्रुप से क्या करता है दोस्तों कि एक तरीके से डिस्टेंस बनाता हुआ चलता है। और कैसे ये डिस्टेंस बना के हुए चलता है और क्या इसकी हमारी अप्रोच होती है, इसे हम लोग देख लेते हैं। The foreign policy of independent India vigorously pursued for the dream of peaceful world by advocating the policy of non-alignment। तो भारत ना इंडिपेंडेंस को हासिल करने के बाद पूरे पूरे तौर पर ये देख रहा था कि दुनिया में पीसफुल वर्ल्ड होना चाहिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए, और दुनिया में शांति को बनाए रखने के लिए भारत ये एडवोकेट कर रहा था, या फिर भारत इस बात पर एक तरीके से पूरी पूरी अपनी अप्रोच रख रहा था कि दुनिया के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉन अलाइनमेंट की तरफ चलना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट का सीधा मतलब क्या है कि भैया ना तो सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में शामिल हो और ना ही एक तरीके से आपको दिखता है दोस्तों कि अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो, दोनों में से किसी भी ग्रुप के अंदर शामिल नहीं हो, और अपने आप को एक तीसरा फ्रंट बनाओ। बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर, आपको पता है दोस्तों कि अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रही थी जिसके अंदर एक तरीके से टेंशन बनी रहती थी। बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो भारत ने ये बोला कि भैया हम यूएन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होंगे ना उसके अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट कराएंगे। यू माइट आस्क व्हाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ टू ग्रुप्स। आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि इंडिया चाहता तो दोनों में से किसी एक ग्रुप के अंदर शामिल हो सकता था और कोल्ड वॉर के टाइम पर ऐसा किया जा सकता था, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। इंडिया wanted to keep away from the military alliances led by US and सोवियत यूनियन। तो इंडिया एक तरीके से आप देखें दोस्तों कि दोनों के जो ये ग्रुप थे, जैसे हमें पता है कि जो अमेरिका था, अमेरिका ने अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया था और जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग नेटो के नाम से जानते हैं। और नेटो का मतलब क्या है बेटा, नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो नेटो था ये अमेरिका का एक मिलिट्री अलायंस था, यानी कि अमेरिका की जो सारी कंट्रीज थी उनका एक ग्रुप था, और वहीं जो सोवियत यूनियन था इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसे हम लोग वॉर्सो पैक्ट के नाम से जान रहे थे। नेटो की स्टैब्लिशमेंट होती है 1949 में और वॉर्सो पैक्ट हमें बनता हुआ दिखता है 1955 में। हमने यहां पर देखा भैया कि जो हमारा प्यारा भारत है वो ना तो अमेरिका वाले ग्रुप के अंदर शामिल हो रहा है, ना ही नेटो के अंदर अपने आप को जोड़ने की बात कर रहा है, और ना ही सोवियत यूनियन का जो ग्रुप है जिसे हम लोग वॉर्सो पैक्ट के नाम से जान रहे हैं उसके अंदर भी शामिल नहीं हो रहा।
इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट। इंडिया ने बोला कि भैया हम इनमें से किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं रहेंगे और हम दोनों ग्रुप से अपने आप को दूर कर रहे हैं एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी, कि ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन हमारी फॉरेन पॉलिसी रहेगी। दिस वॉज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स, कि एक तरीके से ना हम दोनों ग्रुप्स के साथ क्या करेंगे दोस्तों कि इक्वल बैलेंस बनाकर रखेंगे और दोनों ग्रुप से हमारे रिलेशंस इक्वल रहेंगे। इस तरीके की बात इंडिया ने करने की बात की है ना, कि हमारी जो पॉलिसी होगी उसके अंदर हम लोग दोनों कंट्रीज के साथ क्या करेंगे दोस्तों कि इक्वल रिलेशंस और इक्वल डिस्टेंस बना के रखेंगे। क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। ये डिफिकल्ट हो रहा था भारत के लिए। दिस वॉज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग, कि भारत के लिए बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। और जो हमारा ये बैलेंस बनाने का तरीका था ना, ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं आया। कैसे? कि कहीं ना कहीं इंडिया ये बोलता था कि भैया हम अमेरिका से भी और सोवियत यूनियन से इक्वल डिस्टेंस बना के रखेंगे, हम दोनों में से किसी को भी लेकर प्रो नहीं होंगे या फिर किसी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया फेवरेटिज्म दिखा दिया करता था, या फिर इंडिया का जो अलाइनमेंट था ना कहीं सोवियत यूनियन की तरफ दिख जाया करता था। कैसे? इंडिया सोवियत यूनियन के साथ हमें एसोसिएटेड होता हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। इन 1956, तो टाइम है साल 1956 का, ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट, ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक किया। ठीक है भैया। और ये सारा का सारा जो झगड़ा हुआ था ये स्वेज कनाल को लेकर हुआ था। तो एक कैनाल है जिसके जरिए आप देखते हैं दोस्तों कि जिसके जरिए ना बहुत बड़ा जो पूरा का पूरा हमारा मिडिल ईस्ट है उससे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इजिप्ट के थ्रू आती है। तो इजिप्ट बोल रहा था कि स्वेज कनाल उसकी है और ब्रिटिशर्स का बोलना था कि नहीं, इस पर उनका ही कंट्रोल रहेगा। इस बात को लेकर ब्रिटेन ने क्या किया, इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया। जब ये हुआ हमला तो इंडिया ने क्या किया दोस्तों कि इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर क्या कर दिया दोस्तों कि एक तरीके से शोर मचाना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने यहां पर बोला कि भैया ये जो पूरा का पूरा ब्रिटेन ने हमला किया है ना, ये क्या है? ये न्यू कॉलोनिज्म है। मतलब एक तरीके से दोबारा से क्या किया जा रहा है, ब्रिटेन नई कंट्रीज को गुलाम बना रहा है और इसको बिल्कुल भी सही नहीं माना गया। इंडिया ने इसको बिल्कुल गलत बोला कि ये ब्रिटेन गलत कर रहा है, और ब्रिटेन अमेरिका का सपोर्टर था, तो अमेरिका वाले ग्रुप और ब्रिटेन वाले ग्रुप की यहां पर इंडिया ने बहुत ज्यादा यहां पर बात की। बट इन दिस सेम ईयर, अब ध्यान से देखिएगा कि 1956 के अंदर ही एक और बड़ी अचीवमेंट होती है और एक और बड़ी डेवलपमेंट होती है कि इन दिस सेम ईयर हमें देखने को मिलता है कि जो सोवियत यूनियन है जो वो क्या करता है, वो इन्वेड करता है हंगरी पर। मगर इस मैटर पर इंडिया क्या करता है दोस्तों, ना ही पब्लिकली कोई कंडेमेंडेशन देता है, यानी कि कोई कंडम करता है या फिर किसी तरीके से कोई प्रोटेस्ट करता है कि सोवियत यूनियन ने गलत किया। डिस्पाइट सच अ सिचुएशन बाय एंड लार्ज इंडिया डिड नॉट टेक एन इंडिपेंडेंट। उसी के साथ साथ ना ही इंडिया कोई इंडिपेंडेंटली स्टैंड लेता है ग्लोबल लेवल पर, है ना। एंड वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज के एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमें देखने को मिल रहा था कि सोवियत यूनियन से रिलेटेड ये जो मैटर हमें आता हुआ देखने को मिला, इसमें इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को चुप रखता है। और जो अमेरिका और उसी के साथ साथ जो अमेरिका की जो साथी टीम थी उनकी अगर कोई गलती हो रही थी तो इंडिया उस पर शोर कर रहा था। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था कि भैया हमारे भारत के अंदर जो बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल एड और असिस्टेंस था, जैसे भारत के अंदर हमारे बहुत सारे जो आपको प्लांट्स लगते हुए दिखते हैं, है ना, बहुत सारे जो हमारे जो पावर प्लांट्स थे, या फिर भारत के अंदर हमारे बहुत सारे जो स्टील प्लांट थे या फिर जो आयरन प्लांट थे, वो सोवियत यूनियन की मदद से ही लग रहे थे। और इसीलिए इंडिया ने उस टाइम पर कहीं ना कहीं अपने आप को चुप करने में ही बेहतरी समझी। While India was trying to conceive, है ना, convince the other developing countries about the policy of non-alignment, पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस लेड। तो एक तरीके से इंडिया दुनिया भर के जो नए नए देश थे उनको ये तैयार करने की कोशिश कर रहा था कि भैया ना तो अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो और ना ही सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में शामिल हो, ये बात इंडिया कर रहा था। लेकिन इसी टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान है वो ज्वाइन कर लेता है अमेरिका का जो मिलिट्री ग्रुप है उसके अंदर, है ना। द यूएस वॉज नॉट हैप्पी, कि जो अमेरिका था वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि इंडिया इंडिपेंडेंटली क्या करता है दोस्तों कि एक तरीके से यूएस की जो पॉलिसीज हैं उनको गलत बताता है और इंडिया नॉन अलाइनमेंट की भी बात करता है। तो इससे जो अमेरिका था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। देयरफॉर देयर वाज अ कंसिडरेबल, तो वहीं अगर हम देखें दोस्तों कि हमारे लिए ना अमेरिका जो था वो एक बड़ा एक तरीके से थ्रेट बन चुका था। हमें देखने को मिला दोस्तों कि इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द 1950s, सो ड्यूरिंग द 1950s अमेरिका के और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। अमेरिकन इंडिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे मगर इंडिया कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे 1950s के आसपास। The US also resented India's growing partnership with Soviet Union, और इंडिया जो था दोस्तों कि कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के साथ अपने रिलेशंस को बनाए हुए था। वहां से हम लोग बहुत सारी चीजों को खरीदते थे, उनसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी को खरीदते थे। तो इस बात को भी सोवियत यूनियन के साथ जो हमारे रिलेशंस थे ना उसे अमेरिका बिल्कुल सही नहीं मान रहा था। You have studied in the last chapter that the strategy of planned economic development adopted by India, तो हमारा जो पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट वाला चैप्टर था जो हमने डिस्कस किया है
उसके अंदर हमने ये देखा था दोस्तों कि एक तरीके से कि भारत की जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी थी, दिस पॉलिसी एम्फासिस इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, दे एम्फसाइज ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस आल्सो मेंट दैट एक्सपोर्ट। तो एक तरीके से भारत ने क्या किया, एक तरीके से हमने यही बात की कि भारत के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने देश के अंदर कंट्रोल रखेंगे हमारी जो इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी के अंदर लार्जली हम लोग यही बात करने की फोकस करेंगे दोस्तों कि हमारे यहां से क्या होता हुआ दिखेगा दोस्तों कि हमारे यहां से कोई भी चीज ना तो एक्सपोर्ट होगी और ना ही इंपोर्ट होगी, और अगर होगी तो हम लोग उस पर हैवी टैक्सेस लगाने की बात कर रहे थे। ये पॉइंट हमने देखा, जैसा हमें कहां देखने को मिला करता था दोस्तों, जैसा हमें देखने को मिलता था कि सोवियत यूनियन में था, कुछ उसी तरीके की स्ट्रेटेजी भारत के अंदर हुआ करती थी। और इसी वजह से जो भारत था वो कहीं ना कहीं आउटसाइड वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कट चुका था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना तो ज्यादा सामान आ रहा था और ना ही हमारे यहां से ज्यादा सामान जा रहा था। ये अप्रोच और ये पॉइंट हमने देखा। अब इसी टाइम ड्यूरेशन में कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उन अलग अलग डेवलपमेंट्स की जो अलग अलग कहानियां हैं उसको भी हम लोग एक एक कर यहां पर देखते ही चलते हैं। हमारे सामने आ रहा है पॉइंट जिसे हम लोग जान रहे हैं एफ्रो एशियन यूनिटी। एफ्रो का मतलब क्या होता है बेटा, अफ्रीकन्स, एशियंस का मतलब होता है एशियंस, और यूनिटी का मतलब होता है एकता। गिवन इट्स साइज, लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू जी ने क्या किया दोस्तों कि प्लेड अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड अफेयर्स। तो भारत एक बड़ा देश था, भारत की लोकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक थी, और उसी के साथ साथ दोस्तों पंडित नेहरू क्या करते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, उनको कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करते हैं भारत के अंदर। His era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent countries। तो जितने भी अगर हम देखें पंडित नेहरू का जो हमें पूरा का पूरा टेन्योर देखने को मिलता है ना, उस टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने को मिला कि जितने भी नए नए देश थे ना, उन सारे नए नए देश के बीच में, चाहे वो एशिया से आने वाले देश हो या फिर वो अफ्रीका से आने वाले देश हो, पंडित नेहरू उन सारी कंट्रीज को कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की बात करते हैं। Throughout the 1940s and 1950s, Nehru had been an ardent advocate of Asian unity। तो एक तरीके से पंडित नेहरू ने क्या किया, ये बात पूरे पूरे तौर पर करी कि भारत के अंदर कि जितनी भी हमारी एशियन कंट्रीज हैं उन्हें इकट्ठा होना होगा, और जितनी भी हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्हें इकट्ठा होना होगा। और ये सारी की सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं सेम तरीके की हिस्ट्री रखती हैं इन दोनों इलाकों को, है ना, एशिया के जो इलाके हुए या फिर जो अफ्रीका के जो हमारे इलाके हुए, इनको कहीं ना कहीं कॉलोनी बनाकर रखा गया था ब्रिटिशर्स ने या फिर किसी और यूरोपियन कंट्रीज ने। इसीलिए इन दोनों कंट्रीज को कहीं ना कहीं यूनाइट होना चाहिए, है ना। इंडिया, आप देखते हैं दोस्तों कि इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपनी अप्रोच लेके चलता है, और इंडिया यहां पर क्या करता है, पंडित नेहरू की लीडरशिप में एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस करता है मार्च 1947 में। ध्यान दीजिएगा, मार्च 1947 में किया जा रहा है, अभी आजादी नहीं मिली है, आजादी से लगभग 5 महीने पहले ये पूरा का पूरा अचीवमेंट और ये पूरा का पूरा अप्रोच पंडित नेहरू कर रहे हैं। इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया। उसी के साथ साथ भारत ने क्या किया, इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर मेहनत करी। और जो डच थे, जो डच लोगों ने जो आते हैं, है ना, उन लोगों ने कंट्रोल कर रखा था इंडोनेशिया पर, तो उसको आजाद कराने का इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रोल था। एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम, और भारत ने 1949 में इंटरनेशनल सपोर्ट गेन किया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग इंडोनेशिया की जो फ्रीडम थी उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। इंडिया वॉज है ना सपोर्ट टू डीकोलोनाइज प्रोसेस। तो इंडिया एक तरीके से पूरा पूरा सपोर्टर था कि दुनिया से जितने भी देश है ना उनको डीकोलोनाइज किया जाए, यानी कि उनको गुलामी से आजादी मिलनी चाहिए। और उसी के साथ साथ इंडिया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जो ब्लैक व्हाइट का डिफरेंसेस होता है, जो हमें लार्जली देखने को मिला करता था साउथ अफ्रीका के अंदर, इंडिया इसके भी खिलाफ था। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया, इसी बात को लेकर हमें देखने को मिला कि अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को लेकर एक मीटिंग होती है, जो इंडोनेशिया का एक शहर है जिसे हम लोग बांगडुंग के नाम से जानते हैं ना, वहां पर 1955 में ये मीटिंग होती है। और इसी मीटिंग को हम लोग कॉमनली एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो इंडिया है वो एक तरीके से बात करता है कि जितने भी हमारे नई नई कंट्रीज आने लगी हैं, चाहे वो एशिया से हो या फिर वो हमारी अफ्रीका से हो, ये सारी की सारी नई कंट्रीज क्या करेंगी दोस्तों कि अपना एक तीसरा ग्रुप बना देंगी। ना तो हम सारी की सारी कंट्रीज अमेरिका वाले ग्रुप में जा रहे हैं, ना ही हम सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में जा रहे हैं, बल्कि हम अपना एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे। ये जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस है, इसी से आप देखते हैं दोस्तों कि एक बड़ी चीज की हमें एस्टेब्लिशमेंट होती हुई दिखती है, जिसे हम लोग नैम के नाम से जानते हैं। नैम की फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइ मूवमेंट। द फर्स्ट समिट, तो देखो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ 1955 में, जो इंडोनेशिया का एक शहर है, और इसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि नैम की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और फिर हमें यहीं पर देखने को मिलता है दोस्तों कि जो ये नैम है,
इसी से हमें आता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों कि ये जो नैम था ये बन चुका है। और फिर नैम जो है इसकी जो पहली मीटिंग होती है वो 1961 में सितंबर के महीने में बेलग्रेड में होती है। एंड नेहरू वाज द को फाउंडर ऑफ नैम, ये आपको याद रखना है, पेपर में यहां से सवाल बनते हैं। तो पंडित नेहरू ने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को एसोसिएट करने की कोशिश की। उनके जरिए हमने इंडिया के अंदर एशियन कॉन्फ्रेंस होते हुए देखी मार्च 1947 के अंदर। उसी के साथ साथ हमने बांडुंग कॉन्फ्रेंस को होते हुए देखा 1955 इंडोनेशिया के अंदर। और इसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस से नैम बनता हुआ हमें देखा नॉन अलाइ मूवमेंट, जिसके अंदर ये बात की जा रही थी कि भैया जितनी भी ये नई कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया हुआ या फिर हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हुई, ये किसी भी एक ग्रुप के अंदर शामिल नहीं होंगे। और फिर हमने यहां से आता हुआ देखा कि नैम बन जाता है नॉन अलाइ मूवमेंट। और फिर इसकी पहली मीटिंग सितंबर 1961 में बेलग्रेड में होती है, जो यूगोस्लाविया का एक शहर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग अपने एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। और इसके अंदर लार्जली हम लोग बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं, और उसी के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, उनकी कहानी को हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखने को मिला पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में हम लोग पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी जो पूरी कहानी होने लग गई है उसको यहां पर एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। अनलाइक इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान, के जैसे हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे, फ्री इंडिया बिगिन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। तो चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते शुरू हुए थे वो बहुत ही फ्रेंडली और दोस्ताना तरीके से शुरू हुए थे। आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, तो चाइना में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ 1949 में। एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज, और इंडिया दुनिया का वो पहला देश बनता है जो बोलता है कि भैया हाँ चाइना को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, और ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना के अंदर आई है हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक तरीके से रिकॉग्निशन देते हैं। और इंडिया ने एक तरीके से बोला कि हाँ चाइना एक कंट्री हो चुका है और हम इनसे रिलेशंस बनाने को तैयार है। Nehru felt strongly for its neighbor that was going out for shadow of western domination। तो एक तरीके से जैसे इंडिया पर आप देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ने कंट्रोल कर रखा था, कुछ ऐसी ही कहानी चाइना के ऊपर भी थी, और चाइना के ऊपर भी हमें ब्रिटेन का है ना इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। तो पंडित नेहरू का ये मानना था कि इंडिया और चाइना का जो थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री रहा है वो कहीं ना कहीं सेम ही है। एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट एट इंटरनेशनल फोरम, कि एक तरीके से हमें उनकी मदद करनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। ये तो पंडित नेहरू की सोच थी कि हम एक तरीके से चाइना से अच्छे रिलेशंस बना के चल रहे हैं, और हमारा और उनका जो हिस्ट्री रहा है वो सेम रहा है, तो हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। सम ऑफ हिज कलीग, के पंडित नेहरू के जो कुछ कलीग्स थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वॉज वरिड अबाउट द पॉसिबल चाइनीज अग्रेशन। उनका मानना था कि भाई चाइनीज लोगों पर यकीन नहीं कर सकते, ये लोग अग्रेसिव होते हैं और ये लोग हम पर अटैक कर सकते हैं इन फ्यूचर। बट पंडित नेहरू का ये मानना था कि एक तरीके से क्या है दोस्तों कि वो हमारे लिए ज्यादा थ्रेट नहीं हो सकते हैं। उनका मानना था कि भैया चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्यों ऐसा मानना था वो बताते हैं अभी। फॉर अ लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वाज गार्डेड बाय द पैरामिलिट्री, क्योंकि पंडित नेहरू को लगता था, क्या लगता था क्योंकि पंडित नेहरू को लगता था कि जैसे ये हमारा पूरा का पूरा इंडिया है, और इंडिया के बीच में आपको एक कंट्री देखने को मिलती है जिसे हम लोग तिब्बत कह रहे हैं, और उसके आगे यहां पर चाइना हुआ करता था। तो अगर हम लोग 1949 की बात देखें तो 1949 में यहां चाइना है, यहां पर एक अलग कंट्री है जिसे तिब्बत कहा गया, और यहां पर हमारा प्यारा इंडिया हमें देखने को मिलता है। इंडिया का ये बोलना था कि भैया हम सेफ हैं क्योंकि चाइना हम पर सीधा हमला नहीं कर सकता। यहां पर हमें तिब्बत देखने को मिलता है, और ये जो तिब्बत जो है एक तरीके से क्या करता है हमारे लिए, एक बफर स्टेट यानी कि एक बफर कंट्री है। हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी तिब्बत के होने से हमारे पर कोई भी खतरे की बात नहीं है, ये इंडिया बोल रहा है। और इंडिया इसी बात को लेकर आप देखते हैं कि जो पंडित नेहरू थे उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे बॉर्डर वाले ये जो रीजन्स है ना, यहां पर क्या किया था, तो आप देखते हैं दोस्तों कि यहां पर जो हमारी पैरामिलिट्री होती है ना, आर्मी को डिप्लॉयड ना कर जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान थे ना, उनको यहां पर क्या किया गया था, एक तरीके से डिप्लॉय किया गया था पंडित नेहरू के जरिए। चलिए अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और यहां से जो हमारे ये पॉइंट्स आते हैं इनकी कहानी को हम लोग और अच्छे तरीके से देखते हैं। तो भैया हमने यहां पर देख लिया कि पंडित नेहरू का ये मानना रहा था कि हम लोग जो चीन के साथ हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है वहां पर हम लोग अपनी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होंगी उनको रखेंगे, आर्मी को वहां पर नहीं रखा जाएगा। अब इसी को लेकर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। इन जॉइंट आप देखते दोस्तों कि एक तरीके से अप्रोच किया जाता है जिसके अंदर एक रूल बनता हुआ दिखता है जिसे हम लोग पंचशील अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो एक अग्रीमेंट होता है इंडिया और चाइना के बीच में जिसके अंदर 5 चीजें होती हैं। पंच का मतलब होता है 5 और शील का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो 5 चीजों पर इंडिया और चाइना की तरफ से एक अग्रीमेंट किया जा रहा है, और ये अग्रीमेंट हमें होता हुआ दिखता है 29 अप्रैल 1954 में। इस अग्रीमेंट पर साइन करते हैं भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू,
और चीन की तरफ से जो चीन के प्रीमियर थे, यानी कि जो चीन का एक तरीके से आपको हेड ऑफ द स्टेट दिखते हैं, जोन एन लाई, वो इस पर साइन करते हैं। इस पर बोला जाता है कि इस पूरे के पूरे पंचशील अग्रीमेंट में 5 टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं और लार्जली ये बोला जाता है कि जो दोनों कंट्रीज होंगी एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखेंगी। इसी में यह भी बात की जाती है दोस्तों कि जो दोनों की दोनों कंट्रीज होंगी एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर्स होंगे ना उसमें इंटरवीन नहीं करेंगी। पंचशील अग्रीमेंट में यह बात बोली जाती है कि इंडिया जैसे अपने देश को चला रहा है वो चलाता रहेगा, चीन उस पर किसी तरीके से कोई इंटरवीन नहीं करेगा, और चाइना में जो हो रहा है तो इंडिया उस पर किसी तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ये दोनों बातें पंचशील अग्रीमेंट के अंदर हुई। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करते हुए रखेंगी और उसी के साथ साथ ये दोनों कंट्रीज कलेक्टिवली ग्रो करने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी टोटल 5 बातें हमने पंचशील अग्रीमेंट में देखी। अब होता क्या है कि यहां पर तिब्बत का इशू हमें आता हुआ देखने को मिलता है और ये जो तिब्बत वाला इशू है ना, यही एक तरीके से इंडिया और चाइना के बीच के जो रिश्ते थे उनको बहुत ज्यादा टेंस कर देता है। इसको हम लोग देखते हैं। होता क्या है, होता क्या है दोस्तों कि एक प्लेटू है, द प्लेटू ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट हिस्टोरिकली कॉज्ड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुई है वो तिब्बत की वजह से ही हमें देखने को मिली है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना हैड क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। तो चाइना का ये क्लेम रहा है कि भैया तिब्बत हमारी टेरिटरी है और तिब्बत पर हम ही कंट्रोल करेंगे। 1949 में चाइना को एक कंट्री के तौर पर हम लोग आते हुए देखते हैं एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 1950 में हमें ये देखने को मिलता है, दोस्तों कि जो चाइना है ना वो क्या करता है, वो तिब्बत को अपनी टेरिटरी बता देता है और तिब्बत पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लार्ज सेक्शन ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर, कि एक तरीके से जब तिब्बत के अंदर चाइना आ गया और चाइना की आर्मी आ गई तो जो तिब्बत के लोग थे वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं और वो एजिटेशन करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। इंडिया ट्राइड टू परस्यू द चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम टू इंडिपेंडेंस, और इंडिया ने एक तरीके से बोला कि चाइना से बोला कि आप तिब्बत को परेशान ना करें, तिब्बत की जो टेरिटरी है उसे तिब्बत की टेरिटरी रखें। इंडिया ने कहीं ना कहीं चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, है ना। और उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम्स टू इंडिपेंडेंस व्हेन द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954 थ्रू वन ऑफ द इट्स कॉज वाज रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो जो हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आती हुई दिखी उसमें यह था कि दोनों की दोनों कंट्रीज जो होंगी वो दोनों की दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगी। इंडिया चाइना में क्या हो रहा है उस पर नहीं बोलेगा, चाइना इंडिया में क्या हो रहा है उस पर चाइना, है ना, वो बोलता हुआ नहीं दिखेगा। इंडिया कंक्लूडेड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत द तिब्बत, है ना। तो यहां पर एक तरीके से हमें देखने को मिला दोस्तों कि जो इंडिया था वो इस बात पर बोले जा रहा था या फिर इंडिया का ये स्टे था कि एक तरीके से जो तिब्बत है ना उसको आप क्या करें दोस्तों कि उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसको माना जाए और चाइना गलत तरीके से अपना स्टे रख रहा है, ये बात हमने देखी। अच्छा, ये पॉइंट हमने आता हुआ देखा। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, तिब्बत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों कि स्पिरिचुअल लीडर हमें आते हुए दिखते हैं जिसे हम लोग दलाई लामा के नाम से जानते हैं। ये रहे हमारे दलाई लामा भाई साहब। और दलाई लामा क्या करते हैं दोस्तों कि आते हैं, कहां आते हैं, एक तरीके से इंडिया आ रहे हैं चाइना के प्रीमियर के साथ। तो चाइना का जो हेड ऑफ द स्टेट है और उसी के साथ साथ जो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट है वो, है ना, मुलाकात कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही। इसको हम लोग यहाँ पर देखें। सबसे पहले अब तक हमने क्या देखा कि भैया सबसे पहले अब तक की जो हमारी बातचीत रही है उसके अंदर हमने देखा कि 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिली है, फिर 1950 में तिब्बत को टेक ओवर कर लिया गया है। इंडिया का ये बोलना है कि भैया तिब्बत जो है ना उसके अंदर वहां के जो लोग हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि उनकी बातों को रखा जाए। अगर चाइना ने वहां पर कंट्रोल भी किया है तो तिब्बत के कल्चर और तिब्बत के लोगों की बात को एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जाए। ये स्टे इंडिया का आता हुआ दिख रहा है। फिर टाइम हमें आता हुआ देखने को मिला क्या बेटा, फिर टाइम हमें आता हुआ देखने को मिला 1956 का। और 1956 में क्या हुआ दोस्तों कि दलाई लामा जो तिब्बत से आते हैं वो, और चाइना के जो आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों कि एक तरीके से जो प्रीमियर है जोन एनलाई, वो आते हैं इंडिया। और यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है क्या कि जब 1956 में तिब्बत के जो लीडर हैं दलाई लामा भारत आते हैं तो वो मौका देखकर पंडित नेहरू से कहते हैं कि भाई हमें बहुत परेशान कर रखा है चाइना के लोगों ने, हमें किसी तरीके से कोई राइट्स नहीं दे रखे हैं, हमें हमारी ही कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। तो यहां पर हमने देखा कि जो तिब्बतन लीडर थे दलाई लामा वो पंडित नेहरू से मिलते हैं और पंडित नेहरू से मिलने के बाद एक तरीके से क्या करते हैं दोस्तों कि जो तिब्बत की परेशानी है वो बताते हैं। चाइना हैड ऑलरेडी अश्योर्ड इंडिया दैट तिब्बत विल बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, और चाइना ने पहले ही इंडिया को बता दिया था कि भाई घबराइए नहीं, हम तिब्बत को क्या करेंगे, हम तिब्बत को ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, यानी कि तिब्बत के अंदर तिब्बत के लोगों का ही कंट्रोल होगा और वो चाइना के दूसरे इलाकों से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करेगा, ये बात बोली। अब इसी के साथ क्या हुआ दोस्तों कि 1958 में एक बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है क्या कि तिब्बत के लोगों को बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा दबाया जाता है।
तिब्बत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो चाइना ने एक तरीके से कंट्रोल किया था, इसके खिलाफ वहां पर एक रेबिलियन अप्रोच आती हुई दिखती है कि तिब्बत के अंदर लोगों ने क्या किया, हथियार उठा लिए और वो चाइना को अपने यहां से क्या कर रहे हैं दोस्तों कि चाइनीज फोर्सेस को भगाने की बात देखते हैं। अब ये जो सिचुएशन थी ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी और इसी टाइम 1959 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो दलाई लामा थे वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो इंडिया से बात करते हैं और वो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल असाइलम लेने की बात करते हैं, यानी कि वो भारत के अंदर शरण लेने की बात करते हैं कि मुझे भारत आने दीजिए, मुझे तिब्बत के अंदर मारा जा सकता है चाइनीज आर्मी के जरिए। ये बात वो पंडित नेहरू से कहते हैं और यहां पर देखा जाता है कि जो पंडित नेहरू थे वो इस बात को बिल्कुल सही मानते हैं और उनको भारत में आने की परमिशन दे दी जाती है। दी चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रांगली अपोज अगेंस्ट दिस, कि चाइना को जब पता चलता है कि भैया इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने दलाई लामा और उनके लाखों फॉलोअर्स को भारत में आने दिया है, तो चाइना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी की पिछले 50 सालों में अगर हम देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव आल्सो सॉट रिफ्यूजी, तो भारत में बहुत सारे लाखों के करीब जो तिब्बतन लोग हैं वो भारत के अंदर आ गए हैं और भारत को उन्होंने अपना घर बना लिया है। अगर हम बात करें भारत में, इंडिया में, दिल्ली के अंदर हमें एक इलाका देखने को मिलता है जिसे हम लोग जानते हैं मजनू का टीला। वहां पर बहुत सारी तिब्बतन मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं, तिब्बत से आए हुए लोग यहां पर हमें बसे हुए दिखे, है ना। यहां पर इन्होंने अपने कैंप्स बनाए और ऐसी ही धर्मशाला जो हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, यहां पर भी सबसे ज्यादा जो तिब्बतन सेटलमेंट्स हैं वो हमने होते हुए देखे। दलाई लामा हैज आल्सो मेड धर्मशाला हिज होम, और धर्मशाला को दलाई लामा जी ने अपना घर बना लिया है। From 1950s to 1960s, many political leaders and parties in India, including Socialist Party, तो भारत के अंदर जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी थी और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी भारतीय जनसंघ पार्टी थी, उन्होंने भी भारत का जो ये स्टैंड था कि कांग्रेस पार्टी ने या फिर जो पंडित नेहरू ने तिब्बत की मदद की थी, उसको भारत की अपोजिशन पार्टीज ने भी सपोर्ट किया था, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट यहां पर देखने को मिली। चाइना क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनॉमी रीजन विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, तिब्बतन ओपोज टू चाइना, तो चाइना ने ये बोला कि भैया एक तरीके से क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना तिब्बत वाला, ये तो हमारा ही है और ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, हम तो इसे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तिब्बत चाइना की टेरिटरी है, ये बोला गया। तिब्बत के लोगों ने इसे अपोज करना शुरू किया और ये बोला कि नहीं, तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। एक तरीके से तिब्बत के लोगों ने ये बोला कि भैया जो तिब्बत है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, मगर चाइना का ये क्लेम रहा है कि नहीं, तिब्बत हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। They also oppose the policy of bringing into Tibet more and more Chinese settlers। तो चाइना ने यहां पर एक और तरकीब चुनी। क्या चाइना ने, आप देखें दोस्तों कि एक बड़ी डेवलपमेंट जो यहां पर करी कि मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा तिब्बत है, आप देखें दोस्तों कि ये हमारा तिब्बत है, चाइना ने एक तरीके से बोला और ये पूरा का पूरा हमारा चाइना है ना, ये पूरा का पूरा हमारा चाइना है। तो चाइना ने अपने लोगों से बोला कि जो लोग तिब्बत के अंदर जाकर सेटल होंगे, जो चाइनीज पीपल तिब्बत के अंदर जाकर सेटल होंगे, उनको ना तो कोई टैक्स देना पड़ेगा, उनको गवर्नमेंट मदद करेगी, उनको अच्छे मनी मिलेगी और बहुत सारी जो चाइनीज पॉपुलेशन थी ना उसको तिब्बत के अंदर उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया। तो जो पूरा का पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था तिब्बत का, कि तिब्बत के अंदर तिब्बतन लोग ही माइनॉरिटीज हो जाएं, तिब्बत के अंदर तिब्बत की पॉपुलेशन ही कम हो जाए और चाइनीज लोग ज्यादा आ जाएं, इस कोशिश को किया गया चाइना के जरिए। इसको हमने यहां पर देखा, जिसको तिब्बत के लोगों ने पसंद नहीं किया। एक तरीके से क्या किया गया दोस्तों कि इस पॉलिसी को हम लोग यहां पर आते हुए देखते हैं। इसी के बाद देखा दोस्तों कि जो तिब्बत है, तिब्बत डिस्प्यूट चाइनास क्लेम ओवर ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड बाय द रीजन, दे थिंक चाइना वांट्स टू अंडरमीन द ट्रेडिशनल। और उसी के साथ साथ तिब्बत के लोगों ने बोला कि भैया हमें कोई ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, ऑटोनॉमी का मतलब है कि हमारे इलाके में हमारा कंट्रोल नहीं है। और पूरे पूरे तौर पर यह देखने को मिलता है कि जो चाइना है ना वो क्या कर रहा है दोस्तों कि इनके ट्रेडिशन को और इनके कल्चर को कहीं ना कहीं तिब्बत के अंदर खत्म कर रहा है। अब यहां तक की जो हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1949 में चाइना आजाद होता है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। 1950 में चाइना तिब्बत को कंट्रोल कर लेता है। 1956 के अंदर जो दलाई लामा थे और जॉन एनलाई थे भारत आते हैं। 1958 के अंदर तिब्बत के लोग हमला करते हैं चाइनीज आर्मी पर और फिर 1959 के अंदर जो दलाई लामा थे वो भारत के अंदर आ जाते हैं और वो धर्मशाला और दिल्ली के अंदर अपने सेटलमेंट्स करने शुरू कर देते हैं। और अब यहां पर क्या होगा दोस्तों कि अब यहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें होती हुई दिखेगी। क्या होती हुई दिखेगी उसको हम लोग यहां पर एक एक कर देखना शुरू कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या होता क्या है कि टू डेवलपमेंट्स यहां पर हो जाती हैं और चाइना एक तरीके से क्या करता है बेटा कि इंडिया के ऊपर ना इन्वेड करना शुरू कर देता है, जो हमें 1962 के अंदर आता हुआ दिखता है। टू डेवलपमेंट स्ट्रेन्ड द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, है ना। 1950 सबसे पहला जो मसला था जिससे इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हुए थे वो था तिब्बत का पूरा मैटर। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि पहले जो तिब्बत था वो इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट था जो दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ करता था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दी ओपनली, मगर जब चाइना ने 1950 के अंदर आप देखें तिब्बत को कंट्रोल कर लिया था तो इंडिया ने इसको ओपनली अपोज नहीं किया था।
बट एज मोर इन्फॉर्मेशन केम, जैसे जैसे हमें और खबरें मिलती गई कि चाइना तिब्बत के अंदर लोगों को वहां पर प्रोसिक्यूट कर रहा है, तिब्बतन कल्चर को खत्म कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों कि एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इस पर अनईजी हुई और उन्होंने तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया, उनको अपने भारत के अंदर आने दिया। और चाइना ने इस बात पर बोलना शुरू कर दिया कि भैया इंडिया ने चाइना के इंटरनल मैटर में काम किया है, और जो पंचशील अग्रीमेंट है, एलिगेशन इंडिया पे लगाया गया कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने पंचशील अग्रीमेंट को तोड़ दिया है। अ लिटिल अर्लियर, इससे कुछ टाइम पहले ही ये देखा जाता है कि जो दोनों कंट्रीज थी, इंडिया और चाइना, वहां पर बॉर्डर को लेकर भी झगड़ा होता हुआ दिखता है। इंडिया क्लेम दैट द बाउंड्री वाज अ मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम। इंडिया का ये बोलना था कि भैया जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर चीजें सेटल हो गई थी वही मानी जाएंगी। बट चाइना का ये बोलना था कि भैया जो कॉलोनियल डिसीजन है, कि जो अंग्रेजों ने डिसाइड किया था, वो अब अप्लाई नहीं होता। द मेन डिस्प्यूट वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। तो भारत के अंदर जो वेस्टर्न इलाका है और जो ईस्टर्न इलाका है, वहां पर हमें एक तरीके से जो डिफरेंसेस थे ना, वो आते हुए देखने को मिलते हैं। और हमें यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों कि चाइना क्लेम करता है कि दो जो इंडिया की टेरिटरीज है वो चाइना की हैं। अक्साई चीन जो है, जो हमारा लद्दाख रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जिसे हम लोग आजकल अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उस टाइम पर इसे नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इन दोनों एरियाज को चाइना अपना क्लेम बोलता है। बिटवीन 1957 एंड 1959 चाइना ने एक तरीके से क्या किया, जो हमारा अक्साई चीन वाला एरिया है जो लद्दाख में पड़ता है, वहां पर रोड्स बनाने शुरू किए और उस एरिया के पास डेवलपमेंट करनी शुरू करी और उसे अपनी टेरिटरी क्लेम करना शुरू किया। डिस्पाइट अ लॉन्ग कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशन अमंग टॉप लीडर्स, दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत होती रही, बट हमें देखने को मिला दोस्तों कि इस पूरे के पूरे डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला। फिर होता हुआ है दोस्तों कि अब एक तरीके से दोनों तरफ की जो आर्मीज थी वो एक दूसरे पर छोटे मोटे हमले करती रहा करती थी 1957 से 59 के बीच में, ये हमने देखा। एंड हियर कम्स द डिफिकल्ट टाइम, अब यहां पर मुश्किल टाइम आता है। अराउंड दिस टाइम while the entire world attention was on Cuba missile crisis, तो 1949 की बात हम लोग यहां पर 1962 की बात हम लोग यहां पर देख रहे हैं, और 1962 के अंदर दुनिया भर का जो ध्यान है वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पर। अभी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। हमें देखने को मिलता है कि ये है अमेरिका, और अमेरिका के पास ही यहां पर एक कंट्री है जिसे हम लोग क्यूबा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? क्यूबा, है ना। और यहां पर है सोवियत यूनियन, या फिर जिसे हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं। तो जो क्यूबा है वो क्या करता है भैया, क्यूबा जो है वो यूएसएसआर के साथ दोस्ती कर लेता है। यूएसएसआर देता है एक तरीके से, क्या करता है बेटा कि जो यूएसएसआर है वो मनी देता है, क्यूबा को पैसा देता है, और क्यूबा बोलता है कि हाँ हाँ आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। तो यूएसएसआर अपनी जो मिसाइल्स है वो क्या करता है बेटा कि वो डिप्लॉयड कर देता है क्यूबा के अंदर। अब ये जो मिसाइल्स लगा दी गई हैं, यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर जो मिसाइल्स लगाई हैं, ये अमेरिका के एकदम पास है, और अगर ये मिसाइल छोड़ दी गई तो पूरा का पूरा अमेरिका तबाह हो सकता है। और अमेरिका भी एक तरीके से तैयार था कि वो सोवियत यूनियन पर हमला करने को तैयार है। तो दुनिया में ये स्पेकुलेशन आने लग गई थी कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर आने लग गया है, और 1962 में पूरी दुनिया का ध्यान कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड सिनेरियो पर था कि क्यूबा के अंदर मिसाइल्स को डिप्लॉयड किया गया है सोवियत यूनियन के जरिए, और शायद अब अमेरिका भी अगर अपनी मिसाइल्स छोड़ दे तो शायद वॉर हो सकती है। ये सिचुएशन हमने देखा है ना। तो पूरी दुनिया का जो ध्यान था वो इस सिनेरियो पर था, है ना, कि जो टू सुपर पावर्स इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, पूरी दुनिया यहां पर ध्यान दे रही थी। चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1960। उसी टाइम पर अक्टूबर 1962 के अंदर चाइना ने बहुत तेजी के साथ अपनी जो आर्मी थी उसे इंडिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया। The first attack lasted 1 week and Chinese forces captured some key areas in अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना ने एक हफ्ते तक अटैक किया और अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा कुछ एरिया था वो हमसे छीन लिया गया। द सेकेंड वेव ऑफ अटैक, दूसरा हमला हमें आता हुआ देखने को मिला, और वो आप देखते हैं दोस्तों कि 1 महीने के दौरान हुआ। While the Indian forces could block the Chinese है ना एडवांसेस ऑन वेस्टर्न फ्रंट, तो हमने वेस्टर्न फ्रंट यानी कि जो हमारा लद्दाख वाला रीजन था वहां पर कहीं ना कहीं ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट था, जो ईस्ट वाला हमारा हिस्सा था, अरुणाचल प्रदेश वाला, नेफा वाला, उसमें चाइना की एंट्री काफी अंदर तक हो गई थी, और वो असम के जो हमारे मैदानी इलाके हैं, असम के जो प्लेन्स है वहां तक आ गए थे। चाइना डिक्लेयर्ड अनसीज सीजफायर, और अचानक ही चाइना ने क्या किया दोस्तों कि सीज फायर कर दिया, और ये बोल दिया भैया कि अब जहां तक जिसकी टेरिटरी आ गई है वो एरिया उसी का हो गया, और इंडिया का जो अक्साई चीन वाला एरिया है थोड़ा बहुत वो चला गया चाइना के पास इसी वॉर के अंदर। अब ये पूरा का पूरा सीन तो हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि चाइना वॉर डिटेंड इंडियाज इमेज, कि चाइना से जो इंडिया की वॉर हुई और इसमें इंडिया की एक तरीके से कहीं ना कहीं हमें हार होती हुई दिखी, या फिर इंडिया कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे जो एरियाज थे वो कहीं ना कहीं खो देता है। इससे इंडिया की इमेज पर हमें डेंट लगता हुआ दिखा। देश के अंदर भी गवर्नमेंट पर सवाल उठे और देश के बाहर भी। और इंडिया ने एक तरीके से क्या किया था, जब वॉर हो रही थी तो अमेरिका से भी मदद मांगी थी, और ब्रिटिश
मिलिट्री से भी मदद मांगी थी, लेकिन हमें कहीं से भी कोई मदद आती हुई नहीं दिखी। सोवियत यूनियन जो हमारा एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो इस टाइम पर न्यूट्रल ही रहा था। उसने कोई भी मदद करने की उतना ज्यादा हमारे साथ अचीवमेंट नहीं दिखाई। इट इंक्लूडेड अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन, और इसी के साथ साथ देश के अंदर ये बहुत ही शर्मनाक कर देने वाली बात हुई। और हमने यहां पर देखा दोस्तों कि देश के अंदर जो लोग थे ना, उनमें नेशनलिज्म यानी कि जो देशभक्ति थी वो भी पैदा होती हुई दिखी। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स ईदर रिजाइंड एंड दे रिटायर्ड, बहुत सारे जो आर्मी लीडर्स थे उन्होंने रिजाइन किया या फिर रिटायर हुए। नेहरू जी के जो क्लोज एसोसिएट थे, जिनका नाम आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से हमें देखने को मिलता है ना, वी कृष्णा मेनन है, जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। और नेहरू ओन स्ट्रक्चर सफर्ड, नेहरू जी का खुद जो पूरा का पूरा कैरिज्मा था वो कहीं ना कहीं खराब होता है। और उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि जिस तरीके से वो चाइना को लेकर चल रहे थे, कि उनकी जो नाइव यानी कि जो उन्होंने बिना सोचे समझे चाइना को लेकर अपनी अप्रोच रखी ना, और उन्होंने चाइना की इंटेंशंस को नहीं समझा, उससे भारत के अंदर हमारा एक तरीके से नुकसान हुआ। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता हुआ देखने को मिला कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा के अंदर आता है और गवर्नमेंट से बोला जाता है कि आप साबित करो कि आपके पास मेजोरिटी है। और यहीं पर क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि इसके बाद हम देखते हैं कि सून देयर आफ्टर द कांग्रेस लॉस्ट की इलेक्शंस, उसके बाद जो हमारे की इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे जो है ना, लोकसभा के अंदर भी जो सीट्स थी वो हमें कम आती हुई दिखती हैं, किसकी, कांग्रेस पार्टी की। और बहुत सारे जो स्टेट्स थे ना, वहां पर भी जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल इस वॉर के बाद कहीं खो ही देती है। द सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द ऑपोजिशन एज वेल, तो जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज थी उनके अंदर भी हमें रिफ्ट होती हुई दिखती है या फिर बदलाव होता हुआ दिखता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक जो प्रो यूएसएसआर था, जो सोवियत यूनियन को फॉलो करता था, वो तो सीपीआई बनकर रहा, और ये कांग्रेस के साथ अपने रिलेशंस को बना रहे थे। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो चाइना को सपोर्ट करते थे, और उन्होंने बना दी अपनी एक अलग पार्टी जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसे हम लोग सीपीआईएम के नाम से जानते हैं, जो 1964 के अंदर हुई। और ये लोग इंडिया में रहकर चाइना का सपोर्ट करते थे, ये पॉइंट हमने यहां पर देखा। The war with the China alterated the India leadership to the violent situation in the north first। इसी के साथ साथ जो वॉर हुई उसके बाद हमने रियलाइज किया कि हमें नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे रीजन उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड, वो इलाका बहुत ज्यादा अलग थलग रहा है और वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल ज्यादा है नहीं इस रीजन के अंदर। और ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि हमें उसे अपने साथ अपने देश के अंदर मिलाकर रखना है और अपनी कंट्री को पॉलिटिकली यूनाइट रखना है। The process of reorganization began soon after the China's war। तो चाइना की वॉर के बाद हमने डेवलपमेंट करना शुरू किया और उस एरियाज को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की। नागालैंड को हमने क्या किया, स्टेटहुड का एक तरीके से दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को हमने क्या किया, यूटी यूनियन टेरिटरी बनाया। एंड उसी के साथ साथ हमने इन अलग अलग रीजन्स के अंदर वहां की जो असेंबलीज थी ना, उनको भी साथ लेके चलने की कोशिश की। इस पॉइंट को हमने देखा। हमारे सामने एक आदमी आते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर है जिनका नाम है वी के कृष्ण मेनन। इनकी क्या अचीवमेंट और इनकी क्या अप्रोच है, एक बार उसको एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं और इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। भैया जी नाम है वी के कृष्णा मेनन, डिप्लोमेट है। आपको देखने को मिलता है कि लेबर पार्टी से एसोसिएटेड थे यूके के अंदर। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत के अंदर आते हैं। पंडित नेहरू के साथ इनके अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, लोकसभा राज्यसभा से एमपी हुआ करते थे। और 1962 की जो हमारी वॉर थी है ना, फ्रॉम 1956 टिल 1962, ये इंडिया के अंदर हमें डिफेंस मिनिस्टर दिख रहे थे। इन्हीं की लीडरशिप में 1962 का जो हमारा वॉर था, इंडिया हारता है और वी कृष्णा मेनन को रिजाइन करना पड़ जाता है। अब इंडिया चाइना की रिलेशंस कहीं ना कहीं बाद में तो नॉर्मलाइज होंगे, जी हाँ, हमें नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं, और उन्हीं नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम लोग आपको लेके चलना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है क्या, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इट टुक मोर देन अ डेकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम दी नॉर्मल रिलेशन। तो 1962 में वॉर हुई है और फिर 1976 वो टाइम आता है जब दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत होनी शुरू होती है। और यहां पर हमें देखने को मिला कि लगभग 10 साल के बाद है ना, डेवलपमेंट होनी शुरू हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी वाज द फर्स्ट टॉप लीडर, ही वाज द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, जो चाइना के अंदर विजिट करते हैं 1979 में। लेटर राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो क्या करते हैं, बीइंग अ पीएम चाइना जाते हैं और चाइना के साथ जो रिलेशंस थे उनको नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर आप देखें दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया है और जो चाइना है वो एक दूसरे के साथ सिंस 1980 साथ साथ मिल रहे हैं। हाँ, बीच बीच में इनके बीच में आर्मी को लेके टेंशन आती रहती है, लेकिन कलेक्टिवली इंडिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट चाइना है और चाइना भी अपना सामान बेचना चाहता है यहाँ पर। तो दोनों कंट्रीज साथ साथ हमें मिलते हुए चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ हमारे किस तरीके के रिलेशंस रहे हैं और पाकिस्तान से हमारी किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग और किस तरीके की बातचीत है, उसको हम लोग यहाँ पर एक एक कर देखना शुरू करते हैं। वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो लड़ाई के साथ ही ज्यादातर देखने को मिले हैं।
इन केस ऑफ पाकिस्तान द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द पार्टीशन। तो आजादी के बाद ही हमें पाकिस्तान के साथ झगड़े होते हुए देखे और जो डिस्प्यूट था वो जम्मू कश्मीर को लेकर होता हुआ देखा। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दी चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि 1947 में जब हमें आजादी मिली है ना, तो उसी टाइम पर चाइना उसी टाइम पर हमें देखने को मिला कि 1947 में अलग हुआ। पाकिस्तान और इंडिया को जो अलग अलग कंट्रीज हम लोग बनते हुए देखते हैं वो रिलीजन के बेसिस पर बनते हुए देखते हैं। इंडिया एक हिंदू कंट्री है ना, या फिर सिख कंट्री कंसिडर किया जा रहा है, या फिर एक सेकुलर कंट्री बनता है। वहीं पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बनता है। और पाकिस्तान का ये क्लेम था कि जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है ना, क्योंकि वहां पर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हैं, तो जो कश्मीर वाला रीजन है वो कहीं ना कहीं किसको मिलना चाहिए, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर टेंशन बनती हुई दिखी। और 1947-48 के अंदर हमें देखने को मिला कि एक प्रॉक्सी वॉर हुई। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है कि रियल वॉर नहीं थी, छोटे लेवल पर लड़ी गई ये वॉर थी। ये लड़ाई होती है दोस्तों कश्मीर को लेकर हमें होती हुई देखने को मिलती है 1947 में। बट दिस डिड नॉट टर्न इनटू अ फुल वॉर। फुल लड़ाई नहीं थी, छोटे लेवल पर लड़ी गई थी। दिस इशू वाज टेकन एंड रेफर टू यूएन। यूएन का इसके अंदर इंटरवेंशन किया जाता है और एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो था है ना, ये जो पूरा का पूरा मैटर था वो यूएन चला जाता है और कुछ इंडियन टेरिटरी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास चली जाती है, जिसे हम लोग आज के टाइम पर पीओके या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ेंगे। The Kashmir conflict did not prevent cooperation between the governments of India and Pakistan. Both governments worked together to restore the women adoption. तो भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा खराब किया। जो पार्टीशन हुआ तो उस पार्टीशन के दौरान बहुत सारी फीमेल इंडिया की पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडिया में रह गई थी। तो दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया और एक तरीके से क्या किया दोस्तों कि दोनों गवर्नमेंट ने जो अबंडेंट होने वाली महिलाएं थी, जो अपने घरों से अलग हो गई थी, उनको उनकी ओरिजिनल फैमिली से मिलवाया। उसी के साथ साथ दोस्तों के डिस्प्यूट होता रहा, मगर डिस्प्यूट होने के बाद भी जो पानी को लेकर इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक तरीके से हमें होती हुई दिखी थी एक ट्रीटी, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, जिसे हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, है ना। जो इंडस वाटर को लेकर थी, जो 1960 में की गई थी, और इस इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने किया था। ये दोनों कंट्रीज इसको चाहे टेंशन कैसी भी रही हो उससे करती रही थी। और इंडस वाटर ट्रीटी में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से जो जनरल अयूब थे उनका क्या था, साइन हुआ था। लेकिन आपको पता है कि अभी लगभग 4-6 महीने पहले इंडिया पाकिस्तान में दोबारा से टेंशन हुई थी और इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते और इंडस वाटर का जितना पानी है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। पहले शेयर होता था, अब नहीं होता, है ना। ये पॉइंट हमने यहां पर देखा। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ कि अब मोर सीरियस आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जो एक बड़ा झगड़ा होता हुआ देखने को मिला, वो हमें आता हुआ देखने को मिलता है। कहां पर बेटा, वो हमें आता हुआ देखने को मिलता है एक तरीके से अगर आप देखें, है ना, वो आता हुआ हमें देखने को मिलता है किस तरफ से, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। मैप के जरिए मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या था। तो भैया टाइम है 1965 का, और 1965 के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लार्जली हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया 1962 के अंदर तो हार गया था चाइना से, तो इंडिया अभी कमजोर है और हम कश्मीर वाले रीजन को कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाता है। आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा रण ऑफ कच्छ का एरिया, जो गुजरात वाला हिस्सा है, यहां पर पाकिस्तानी आर्मी हमला करती है और उसी के साथ साथ कश्मीर की तरफ भी पाकिस्तान आर्मी कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करती है। ये देखा जाता है। पाकिस्तानी आर्मी को लग रहा था कि जो इंडिया के कश्मीर के अंदर जो मुसलमान है वो क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी की मदद करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट हम लोग यहां पर देखते हैं, है ना। और इस पॉइंट को हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि एक तरीके से, है ना, आप देखें दोस्तों कि जो पाकिस्तान था वो क्या करता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में, और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो रण ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है ना वहां पर हमला करता है। पाकिस्तान की जो आर्मी और रूलर थे उनको लग रहा था कि जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं और जो इंडिया के लोकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे कि पाकिस्तान की मदद करेंगे। बट इट डिड नॉट हैपन, ऐसा हुआ नहीं। और अब यहां पर एक तरीके से क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर एक तरीके से ना जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं कि काउंटर ऑफेंसिव, कि भैया जवाब दो। और अब पाकिस्तान को जवाब देने की बात आती है क्या, तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान ने हमला किया है कश्मीर की तरफ और गुजरात की तरफ। शास्त्री जी क्या करते हैं, तैयार करते हैं अपनी आर्मी को और ऑर्डर देते हैं कि भैया हमला करो, और हम घुसते हैं पंजाब की तरफ से। और पंजाब की तरफ से होते 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 हम पहुंच जाते हैं लाहौर तक, और लाहौर तक के गेट तक पहुंच दिए जाते हैं और पाकिस्तान संभाल नहीं पाता, पाकिस्तान एक तरफ से हिल जाता है। और फिर क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया की ना बहुत बड़े लेवल पर यहां पर कंट्रोल पाकिस्तान की टेरिटरी में हो गया था, है ना। हम लोग लाहौर तक पहुंच गए थे। दी हॉस्टिलिटी केम एट टू एंड, के एक तरीके से यूएन यहां पर इंटरवेंशन करता है और दोनों कंट्रीज को रोकने की बात करता है। लाल बहादुर शास्त्री और उस टाइम का जो पाकिस्तान का जनरल था जनरल अयूब खान, वो साइन करने को तैयार होते हैं एक अग्रीमेंट पर जिसे ताशकंद अग्रीमेंट कहा गया।
ताशकंद कहां पर दिखता है बेटा? कि जो हमारा सोवियत यूनियन है या फिर यूएसएसआर है, वहां का एक शहर था ताशकंद, वहां पर यह अग्रीमेंट होता है। 1965 में ये वॉर हो रही है और उसके बाद 1966 जनवरी के महीने में ये अग्रीमेंट होता हुआ दिखता है। और इस अग्रीमेंट के अंदर बोला जाता है कि अब दोनों कंट्रीज मिलकर चलेंगी और जो जो एक तरीके से क्या है दोस्तों कि जो जिनकी टेरिटरीज छीनी गई है वापस दे दी जाएंगी, ये सब डिसाइड होता है। और इसमें इंडिया का आप देखते हैं दोस्तों कि ज्यादा लॉस नहीं हुआ, हालांकि पाकिस्तान की इसके अंदर बहुत बुरी हार हुई है ना, ये चीज देखिए। हालांकि इस वॉर से अगर हम देखें दोस्तों कि इंडिया की जो इकोनॉमिक अप्रोच थी ना, उस पर हमें फर्क पड़ता हुआ दिखा, क्योंकि इससे पहले हमने 1962 के अंदर लड़ाई लड़ी थी तो उससे हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ा, और 1965 की वॉर तो हम जीत गए लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज थे ना वो हमें अपनी आर्मी पर खर्च करने पड़े, ये हमने देखा। इसी के साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट आती है बांग्लादेश वॉर के साथ जो 1971 में हुई। बिगनिंग द 1970 पाकिस्तान को दोबारा से परेशानी होनी शुरू हो गई और अब पाकिस्तान के अंदर ना हमें इंटरनल क्राइसिस आता हुआ देखने को मिलता है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है दोस्तों के इलेक्शंस हो रहे हैं और इस इलेक्शन के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो है जो आपको आते हुए दिखते हैं। जो आपको कहां से दिखते हैं भैया? ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आता हुआ हमें दिखता है कहां से भाई? ये आता हुआ हमें दिखता है वेस्ट पाकिस्तान से। चलिए इस 1971 का जो हमारा ये पूरा का पूरा सिनेरियो आ रहा है इसको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये अगर आप ध्यान से देखें ये है वेस्ट पाकिस्तान, है ना। इसको हम लोग यहां पर ध्यान से देखने की शुरू करते हैं कि बांग्लादेश वॉर आखिर है क्या। तो टाइम है 1971 का। 1971 में हमें देखने को मिलता है कि ये वेस्ट पाकिस्तान है और इससे एक साल पहले यानी कि 1970 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तान में यहां पर उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं और यहां पर पंजाबी स्पीकिंग लोग हमें देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं ये यहां रहते हैं। और जो ईस्ट पाकिस्तान है यहां पर बंगाली लैंग्वेज और बंगाली कल्चर के लोग रहते हैं। है ये एक ही कंट्री ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन यहां पे एक रिलीजन भी सेम है लेकिन लैंग्वेज अलग है। इस कंट्री के अंदर देखा जा रहा था कि फ्रॉम 1947 टू 1970 सिर्फ और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग और जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं ना उन्हीं को अच्छी जॉब्स मिला करती हैं, उन्हीं का कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रोल है। और जो ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं ना यही कहीं ना कहीं रिच हैं और बेचारे जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं इनको बहुत परेशान किया गया। हुआ क्या कि 1970 में इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ कि जो वेस्ट पाकिस्तान थे वहां से आपको दिखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से, है ना, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से हमें कौन आता हुआ दिख रहा है दोस्तों? अगर आप देखें तो यहां से हमें दिखता है जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना। ये जुल्फिकार अली भुट्टो वो खड़ा हुआ है और ईस्ट पाकिस्तान से हमें आता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों कि शेख मुजीबुर रहमान, है ना। अब ये जो हमारे शेख मुजीबुर रहमान है इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका नाम है अवामी लीग। क्या नाम है बेटा? अवामी लीग। और ये जो अवामी लीग है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर आती है। लो भाई खेला हो गया क्या कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो बंगाली लैंग्वेज बोल रही है, जो बंगाल से आ रही है ईस्ट पाकिस्तान से, अब एक बंगाली आदमी पूरे के पूरे पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है दोस्तों कि एक तरीके से पीएम होने जा रहा है। ये बात हुई। अब जब ये रिजल्ट आया आपको देखने को मिला दोस्तों कि जब ये रिजल्ट आया ना तो एक तरीके से देखा जाता है कि जो ये रिजल्ट आया इससे आपको देखने को मिलता है कि एक तरीके से क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना उनको सिटीजन ही नहीं माना जाता था, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंगली टू एक्सेप्ट दी वर्डिक्ट, कि जो रिजल्ट आया उसे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बोला कि भाई हम रिजल्ट को नहीं मानते और उन्होंने एक तरीके से बोल दिया कि भैया कि जो अवामी लीग है इन्होंने यहां पर क्या किया दोस्तों कि एक तरीके से जो अपनी डिमांड्स रखी हैं, अवामी लीग जो थी या फिर जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो बात कर रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उनको ऑटोनॉमी दी जाए, वो अपने एरिया में अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं अपने अपने एरिया को, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। इंस्टेड इन अर्ली 1971 के अंदर हमने देखा पाकिस्तानी आर्मी घुस जाती है और शेख मुजीबुर रहमान को पकड़कर कहां ले जाती है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में थे, उनको पकड़कर ले जाया जाता है वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ये कर दिया गया। और उसी के साथ साथ अब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ना टेरर अटैक किया जाता है, यानी कि लोगों को परेशान करती है, उसी कंट्री की आर्मी कर रही है। होता क्या है दोस्तों कि जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी है वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को परेशान करना शुरू करती है और पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो अब लिबरेट होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं और वो एक नया देश बांग्लादेश बनाने की बात देखते हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हम ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। 1971 में इंडिया हैड टू बियर द बर्डन ऑफ 80 लाख रिफ्यूजी के अराउंड आपको देखने को मिलता है। ध्यान से अगर हम देखें कि जब वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में घुस गई और यहां पर लोगों को परेशान करने लगी तो अराउंड 80 लाख के करीब जो रेफ्यूजी थे ना वो भारत के अंदर आ जाते हैं और भारत उनको कहीं ना कहीं अपने यहां पर शेल्टर देता है या फिर उनको एक तरीके से एकोमोडेट करता है। इसी के साथ साथ इंडिया ना बांग्लादेश की आजादी की बात करता है और उनको मोरली और फाइनेंशियली मदद करने की भी बात करता है। ये पॉइंट हमने देखा। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। अब क्या हुआ दोस्तों कि एक तरीके से पाकिस्तान को ये वाली बात पसंद नहीं आती, जो वेस्ट पाकिस्तान है उनको ये वाली बात पसंद नहीं आती कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है या फिर बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है। और अब यहां पर 3 कंट्रीज इकट्ठी हो रही हैं, कौन कौन सी? अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान।
और ये तीनों के तीनों इंडिया को क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों कि एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी है जिसका नाम है हेनरी किसिंजर। ये भाई साहब क्या करता है दोस्तों कि ये उस टाइम का जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन, उसका सेक्रेटरी था। ये क्या करता है कि ये पाकिस्तान, चाइना और उसी के साथ साथ जो अमेरिका है, उन तीनों को यूनाइट कर देता है और ये तीनों की तीनों कंट्रीज इकट्ठी हो गई हैं। और अब यहां पर इंडिया के खिलाफ ये तरीके से क्या करने जा रहे हैं दोस्तों कि ये इंडिया के खिलाफ कहीं ना कहीं आपको वॉर करते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहां पर ना एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, उसे हम देखते हैं क्या कि तीन कंट्रीज इकट्ठी हो चुकी हैं भैया, पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस अमेरिका। और अमेरिका अपने जो बड़े बड़े ट्रूप्स हैं, जो बड़े बड़े उनके क्या है दोस्तों के बड़े बड़े वेपन्स हैं ना, उनको लेकर जो बड़ी बड़ी उनकी नेवी है, वो इंडिया की तरफ आनी शुरू हो रही है और इंडिया पर कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। उसी टाइम पर जो हमारी इंडिया है और उस टाइम पर हमारे देश के अंदर हमारी इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं दोस्तों कि एकदम से यूएसएसआर से बात करती हैं और हम 20 ईयर्स की ट्रीटी कर लेते हैं उनके साथ। 20 ईयर्स की ट्रीटी, 20 साल की दोस्ती क्या कर लेते हैं, 20 ईयर्स की एक ट्रीटी की जाती है। अगर हम ध्यान से देखें कि इंडिया क्या करता है, 20 ईयर्स की एक पीस ट्रीटी कर लेता है सोवियत यूनियन के साथ। और इसके अंदर बोला जाता है कि जब इंडिया पर हमला होगा तो सोवियत यूनियन मदद करेगा और अगर सोवियत यूनियन पर हमला होगा तो इंडिया मदद करेगा। तो जैसे ही अमेरिका पहुंचता है इंडिया पर हमला करने के लिए, तो सोवियत यूनियन क्या करता है बेटा, सोवियत यूनियन अपनी जो पूरी की पूरी है ना नेवी है, उसे यहां खड़ा कर देता है। और सोवियत यूनियन के यहां होने से अमेरिका पीछे हट गया, अमेरिका गया तो चाइना भी पीछे हट गया और अब लड़ाई बराबर की है। अब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होगी और भैया अब तो यहां पर मजा आएगा, है ना। अब यहां पर देखते हैं कि आगे की डेवलपमेंट्स क्या होने लग जाएंगी और क्या होगा पाकिस्तान के साथ। इसको हम लोग यहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखा जाए कि आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन, कि दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन बनी रही, मिलिट्री बिल्डअप, फुल स्केल वॉर, तो भैया लड़ाई शुरू हो जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और अब चाइना पीछे हट चुका है, पाकिस्तान है ना, अमेरिका पीछे हट चुका है, रशिया ने हमारा सपोर्ट दिया तो हम भी तैयार हैं। और एक तरीके से अब वॉर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल्ली फुल्ली होने लग गई है। टाइम आया दिसंबर 1971 का। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ने क्या किया दोस्तों कि जो हमारा पंजाब राजस्थान का एरिया है वहां पर हमला शुरू किया। और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिला दोस्तों, वाइल आर्मी मूव टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट, इंडिया रिटेलिएटेड एन अटैक इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स। और भारत के अंदर हमने देखा दोस्तों कि हमने अपने जम्मू कश्मीर वाले रीजन को प्रोटेक्ट किया और हमारी एयरफोर्स ने भी जवाब देना शुरू किया। नेवी और आर्मी जो थी हमारी वो भी तैयार हो जाती है और हम वेस्टर्न फ्रंट यानी कि वेस्ट की तरफ से और ईस्टर्न फ्रंट दोनों तरफ से लड़ना शुरू करते हैं। और इसी बीच में आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी आर्मी है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मैप में समझ में आएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ से अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर भी पाकिस्तानी आर्मी है और यहां पर भी, तो हमें कश्मीर वाले हिस्से को भी बचाना है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस रीजन को, पंजाब वाले रीजन को भी बचा रहे हैं और हम ईस्ट में, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ भी घुसना शुरू कर रहे हैं। जब हमारी इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में पहुंचती है तो जो ये ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेशी लोग हैं, ये जो बंगाली लोग हैं, ये हमारी आर्मी के आ जाने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक तरीके से क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती है और उनको वेलकम करती है और बताती है कि भैया पाकिस्तानी आर्मी यहाँ यहाँ इनको मारो। और आप देखते दोस्तों कि विद इन 10 डेज इंडियन आर्मी क्या करती है, जो पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान था उसे कैप्चर कर लेती है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, ये देखते हैं होता क्या है। कुछ होता इस तरीके से है बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। होता ही है कि यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये पूरा का पूरा है ना, इंडियन आर्मी क्या करती है बेटा कि यहां पर हमारी नेवी पूरे तरीके से कैप्चर कर लेती है ना, घेर लिया। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिला दोस्तों कि जो हमारी आर्मी है वो घुस गई है कहां पर, एक तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान है, और हमारी एयरफोर्स भी है। और जो पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की आर्मी थी ना, ये ढाका जो शहर है वहां पर एक तरीके से इकट्ठा हो जाती है ना। अब इंडिया ने चारों तरफ से घेर लिया है पाकिस्तानी आर्मी को, इन्हीं की कंट्री के अंदर इनको हमने घेर लिया। एक तरीके से ये तैयार हो जाते हैं सरेंडर करने के लिए, है ना। इनको घेर लिया गया है, ढाका शहर के अंदर ही है। और पाकिस्तानी आर्मी के सामने ऑप्शन होता है या तो सरेंडर करो या तो लड़ो। ये लोग सरेंडर करने को तैयार होते हैं। 90,000 के करीब जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं दोस्तों कि एक तरीके से बोलते हैं कि भैया हमें माफ कर दो पाकिस्तान के, और यहां पर पाकिस्तान सरेंडर करता है। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कभी देखा हो कि भैया 90,000 के करीब की जो आर्मी है, भाई 90,000 बहुत बड़ा नंबर होता है और इवेंचुअली आपकी बुक के अंदर 90,000 लिखा है, बट रियल नंबर 93,000 था। 90,000 के करीब जो ये सोल्जर्स थे ये सरेंडर करते हैं। इसी के साथ बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, सीज फायर किया जाता है, 1971 की वॉर इंडिया जीत जाता है। इसके फिर एक साल के बाद 1972 में एक अग्रीमेंट होता है जिसे शिमला अग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जी और उसी के साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो एक दूसरे के साथ बैठते हैं और इसके अंदर क्या किया जाता है, दोनों कंट्रीज के बीच के जो रिश्ते हैं उनको नॉर्मलाइज करने की बात होती है। अब इस वॉर के बाद आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि एक जुबिलियन, यानी कि बड़े लेवल पर आप देखते हैं दोस्तों कि जो देश के लोग थे ना, उनके लिए ग्लोरी की बात थी कि भैया पहली बात तो हमने पाकिस्तान को हराया, दूसरी बात हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए दो।
और इसके बाद एक तरीके से आपको देखने को मिला कि जो हमारी मिलिट्री थी ना, उसकी जो प्राउस थे, यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ थी, वो हमने दुनिया को दिखा दी कि भाई भारत एक मजबूत देश है और भारत की आर्मी बहुत स्ट्रांग है। और उसी के साथ साथ यहां पर हमने देखने को मिला दोस्तों कि अब जो इंदिरा गांधी है ना, उनको भी इस वॉर का कहीं ना कहीं फायदा होता है। वो लोकसभा के इलेक्शन में यहां पर अच्छे तरीके से जीतती हैं और आने वाले जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर भी उनको, असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं है ना 1972 के अंदर, वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से जीतती हैं। India, with its limited resource, had initiated development planning. However, conflict with neighbors delayed the 5-year plan. तो भारत ने क्या देखा दोस्तों कि हमने प्लान कर कर अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारी वॉर्स होती रही, 62 के चाइना के साथ वॉर हुई, 65 के अंदर पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, 71 के अंदर दोबारा से पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, इससे हमारे जो रिसोर्सेज थे ना, वो हमें कहां खर्च करने पड़ गए? डिफेंस सेक्टर पर ही खर्च करने पड़ गए। आफ्टर 1962 इंडिया हैड टू रिम्बार्क मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और हमने अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की बात की। 62 की वॉर के बाद हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पर फोकस किया, नवंबर 1962 के अंदर इसे बनाया, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज पर फोकस किया, जो नवंबर 1965 के अंदर बनी। हमारा जो थर्ड 5-ईयर प्लान था, जो 61 से 66 तक आया था, ये चला। मगर आप देखें दोस्तों कि जो हमारा फोर्थ 5-ईयर प्लान था ना, उसको हम लोग आते हुए देखते हैं कब? 1969 में। क्योंकि 1966 से लेकर 1969 के अंदर हमारे देश की सरकार के पास पैसा ही नहीं था, तो हम लोग सिर्फ एक एक साल की प्लानिंग कर रहे थे, ये हमने देखा है ना। और हमारा जो अधिकतर खर्चा था वो कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा था? वो हमारा जो अधिकतर खर्चा था वो जा रहा था, एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, अपने डिफेंस के ऊपर। अब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये किस तरीके से है, और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर भारत किस तरीके का स्टैंड रखता है, इसे भी हम लोग एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। Another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974. तो मई 1974 के अंदर भारत अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है। नेहरू जी हैड अ फेथ इन साइंस, नेहरू जी को साइंस पे बहुत ज्यादा यकीन था, और वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा मानते थे। और उनका मानना था कि भैया भारत को अगर एक मॉडर्न कंट्री बनना है, तो उसके लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा। हमारे भारत के अंदर लेट 40s के अंदर ही क्या किया जाता है दोस्तों कि हम ना एक तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर फोकस करना शुरू करते हैं, और इसको जो लीड कर रहे थे वो थे होमी जी भाभा। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी, हम लोग एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करना चाह रहे थे। फॉर विच पर्पस? पीसफुल पर्पस, कि हम इससे बिजली बनाएंगे। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन, पंडित नेहरू न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे। सो ही प्लीड दैट द सुपर पावर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, और इनका मानना था कि सारी कंट्रीज डिसआर्म कर दें, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दें। हाउएवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग, लेकिन कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स बनाती रहीं। कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964, 64 के अंदर चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। और उसी के साथ साथ दुनिया में उस टाइम पर 5 कंट्रीज थी जिनके पास हमें न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिल रहे थे, अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, और उसी के साथ साथ आपको चाइना देखने को मिल रहा था। इन 5 कंट्रीज की बात करें तो ये 5 के 5 कंट्रीज परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी थे। और इन कंट्रीज ने क्या किया दोस्तों कि 1968 के अंदर एनपीटी कर एक ट्रीटी लेकर आए, जिसके अंदर ये बोल दिया कि भैया अब दुनिया में कोई और कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती, जिसको इंडिया ने रिफ्यूज किया कि भैया तुम लोगों ने तो बना लिए और किसी कंट्री के पास तुम न्यूक्लियर एनर्जी आने नहीं दे रहे। इंडिया ने बोला कि भैया ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये एक तरीके से क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन करता है ना, बाकी कंट्रीज का और इन 5 कंट्रीज के बीच में। When India conducted its first nuclear test, जब हमने अपना पहला 1974 के अंदर टेस्ट किया था, इसे हमने एक पीसफुल एक्सप्लोजन माना था। और दुनिया भर की जो और कंट्रीज थी, इन लोगों ने क्या किया दोस्तों कि भारत की उस टाइम पर एक तरीके से बोला था कि ये भारत सही नहीं कर रहा, भारत एनपीटी को सही से लेके नहीं चल रहा। The period when the nuclear test was conducted was a difficult period in domestic politics. तो जब हमने अपना पहला टेस्ट किया है, वो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा अजीब था। उस टाइम तक अरब इजराइल वॉर चल रही थी 1973 में, कि अरब और इजराइल कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, और उसकी वजह से देश के अंदर जो ऑयल प्राइस था ना वो बढ़ा दिया था, अरब कंट्रीज ने पैसा बढ़ा दिया था, तो जिससे हमारे देश के अंदर जो हमारा क्या है दोस्तों कि इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ। टर्मोइल का मतलब क्या कि भारत में महंगाई बढ़ गई, हाई इन्फ्लेशन हो गया। और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से पढ़ने लगेंगे, जिससे भारत के अंदर ना नेशन वाइड आपको क्या दिखता है कि जो स्ट्राइक थी वो लोग कर रहे थे। Although there are minor differences among political parties about how to conduct external relations, India politics is generally marked by a broad agreement among the parties on national integration, protection of international boundaries and the one question of national interest. तो अगर देखा जाए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कैसी भी हों, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हों, आज की पॉलिटिकल पार्टीज या फिर उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में झगड़े बने रहते हैं, लेकिन जब बात आती है किस चीज की दोस्तों, जब बात आती है एक तरीके से देश की, या फिर जब बात आती है एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन की, तो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाती हैं और देश के बारे में सोचती हैं। अभी जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई 4-6 महीने पहले, जो सिनेरियो बना था, उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी देश को संभाल रही है, रूलिंग पार्टी है,
बीजेपी के साथ कांग्रेस खड़ी है, आम आदमी पार्टी खड़ी है ना। आपको दिखता है दोस्तों कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे वो खड़े हुए थे और आर्मी का सपोर्ट कर रहे थे, हमारी रूलिंग पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे कि भैया दुश्मन बाहर है, उसे हमें जवाब देना है। और ये इंडिया का एक तरीके से आप देखें दोस्तों की कल्चर रहा है कि यहाँ पर जब देश की बात आती है ना, तो हम लोग नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सबसे ऊपर रखते हैं। Therefore, we find that in course of the decade of 1960 to 71 के अगर हम ध्यान से देखें कि फ्रॉम 62 टू 71 अगर हम भारत की पॉलिटिक्स को देखें, हमें देखने को मिला दोस्तों कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग पार्टीज आई हैं, लेकिन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो फॉरेन पॉलिसी सेट की गई थी ना, उसके अंदर ज्यादा इंटरवेंशन नहीं किया जाता, उसके अंदर वैसे ही चलने दिया जाता है जैसे वो चल रही थी। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिला कि इंडिया अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन सिंस देयर वर सेलेक्टिवली एप्लीकेबल ऑफ नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमेट द मोनोपोली ऑफ 5। ये जो एनपीटी आया था, इसके जरिए सिर्फ 5 कंट्रीज के पास ही रहेगा, बाकी कंट्री किसी कंट्री को नहीं दिया जाएगा, तो इंडिया ने इसको अपोज किया। और एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि फिर 1955 के अंदर हमें सीटीबीटी आता हुआ दिखता है, इसको भी इंडिया कहीं ना कहीं रिफ्यूज करता है। इंडिया कंडक्ट अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। मई 1998 के अंदर इंडिया अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जिसे हम लोग पोखरण 2 के नाम से जानते हैं, और जो 74 के अंदर किया गया था उसे हम लोग पोखरण 1 के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान के अंदर हुआ था। सेम ईयर सेम मंथ के अंदर पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, और ये जो दोनों की दोनों कंट्रीज थी, एक ही साल के अंदर एक ही महीने में न्यूक्लियर वेपन बना गई थी। दुनिया को डर था कि कभी ऐसा ना हो जाए कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर हमला कर दें तो न्यूक्लियर वॉर हो जाए, मगर दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स थे उन्होंने समझदारी के साथ चला और आज तक कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई है। इंडिया बोलता है कि भैया हम लोग नो फर्स्ट यूज पर चलते हैं, कि अगर लड़ाई होगी तो हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स खुद तो नहीं फेंकेंगे शुरुआत में, अगर कोई हम पे फेंकेगा तो हम जवाब देंगे। हालांकि इंडिया ने ये जो अपना नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है ना, इसको कहीं ना कहीं चेंज किया है, ये भी हम लोग देखते हैं। उसी के साथ साथ शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये भी आता हुआ दिखता है कि as you will read in chapter 6 and chapter 8, many non-Congress government came to power in the period in 1977. This was also the time when the world politics changing dramatically. What did it mean to India's external relation? The Janata Party government that came to power in 1977 announced that it would follow genuine non-alignment. This implemented the pro-Soviet title and foreign policy will be corrected. Since then, all governments, Congress and non-governments, have taken initiatives to restoring better relations with China and entering into close ties with US. In Indian politics, in a popular mind, India's foreign policy is always very closely linked to two questions. दो सवाल हमारे सामने रहे कि अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों कि भारत में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर हमारे पास कोई नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी आई हो, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने नॉन अलाइनमेंट की तरफ ही चलना शुरू किया और भारत की जो इंटरनल रिलेशंस है वो दो सवालों के पास रहे। वन इज इंडिया स्टैंड वाइसा वर्सा, कि हम पाकिस्तान को लेकर किस तरीके की अप्रोच रखते हैं और इंडिया के यूएस के साथ किस तरीके के रिलेशंस होंगे ना, इसको लेकर भी हमारे सवाल रहे। और 1990 के बाद की जो हमारी दुनिया, जब सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद इंडिया कैसे चलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि हर एक देश नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपना फॉरेन पॉलिसी बनाता है। जब 1990 में सोवियत यूनियन टूट गया और हमें रशिया आता हुआ देखने को मिला, तो इंडिया ने रशिया के साथ भी अच्छे रिश्तों को बनाया और उसी के साथ साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूएस को भी अपने साथ एक कंट्री के तौर पर प्रो यूएस हम लोग बनना शुरू हुए। क्योंकि आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर ये जरूरी है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर चलना है, तो हमें दोनों ग्रुप से फायदा उठाना होगा। इंडिया हैज ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन चॉइस एज सेम टू टाइम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैव विटनेस्ड न्यू डेवलपमेंट्स, भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में बेहतरी आई है। While Kashmir continues to be a main issue, अभी भी भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर झगड़ा बना रहता है। There has been many efforts to restore normal relations, कोशिश करने की दोनों कंट्रीज कोशिश करती रहती हैं। और इसी बात को लेकर आपको देखता है दोस्तों कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन और बस सर्विस भी चलती है, और ये 1990 के आसपास 99 के आसपास की गई थी, जिसके अंदर भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत हमारी ट्रेन और बस आया करती थी। हालांकि बहुत बार ये जो पीस टॉक होती है, इस पर हमें सेटबैक भी लगाए और है ना, लेकिन कोशिश दोनों कंट्रीज की तरफ से नॉर्मलाइजेशन की लगी ही रहती है। तो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन का ये जो हमारा चैप्टर था, ये अब होता है कंक्लूड। आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हर एक वर्ड, हर एक लाइन को हमने देखा। अब करते हैं अपनी आज की इस क्लास को कंक्लूड, मुलाकात करते हैं आप सभी के साथ अपने एक नए चैप्टर के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के साथ उसकी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।